हेलो हरेमी, हाउ आर यू? राम लल्ला की श्रेय है। राम राम। मंदिर वहीं बनेगा, अयोध्या तो मंदिर बस तो बन झांकी गया। है। काशी मथुरा कुछ मेहनत करोगे बनवाने में? मेहनत नहीं करूंगा, मैं ट्विटर पे मेहनत करूंगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं करूंगा। हाँ देख, ये हाथ तूने मेरे देखे हैं? हाँ। ये इसने कभी भी एक दिन का ऑनेस्ट काम नहीं किया। क्या बात है, ये कितनी देख, ऑनेस्टी ये है। देखो, औरत से भी, हेमा मालिनी के गाल से भी ये सॉफ्टी सॉफ्टी हाथ है। तब रामलला की आपका श्रेय। जो जब भी मिलता हूँ आपका सरकमफ्रेंस परिधि हाँ क्षेत्रफल बढ़ता वो जा रहा है। वो क्यों होता है ना, क्योंकि मेरा दिमाग भी बढ़ते जा रहा है। हाँ। तो सपोर्ट करने के लिए नीचे का भी थोड़ा बढ़ना चाहिए। ये कौन सा फिजिक्स कॉन्सेप्ट अरे बायोलॉजी ये है? फिजिक्स ये इंजीनियरिंग का प्राइमरी कॉन्सेप्ट है। यू कांट हैव अ टॉप हेवी दिस थिंग, नो। ओहो। गुड इंजीनियरिंग इज द वेट शुड बी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। पहले मैं आपसे भारतीय खाने के बारे में पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप बाकी चीज़ों पे तो बात बहुत करते हो, लेकिन भारतीय खाने के ऊपर थोड़ा कम बात किया है, तो उस पे हम बात करना चाहेंगे। व्हाट इज़ स्पेशल अबाउट इंडियन फूड, और क्या ऐसे मिसकंसेप्शन है भारतीय खाने के बारे में जो, और आज कितना चेंज आ रहा है? पहली बात तो जो आपने बोला है कि मैं भारतीय खाने के बारे में इतना बात नहीं करता। जितना खाते हो और जितना बनाते हो। एग्जैक्टली और वो क्यों है? क्योंकि भारतीय खाने का जेनोसाइड चल रहा है। हम्म। और ये क्या जेनोसाइड है? ये प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर, गरम मसाला का जेनोसाइड चल रहा है ना। तुर्कों ने आके इस देश में 1000 साल पहले किया था, वो आज प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर, गरम मसाला आज हमारे कुकिंग। इसमें क्या होता है ना कि जो हम जेनोसाइड देख रहे थे उस टाइम, वो आजकल हिंदुस्तानी खाने पे हो रहा है। क्योंकि क्या हो चुका है कि आप देखिए, पहले क्या होता था, चूल्हे में या तो गोबर लगाया जाता था या तो फिर लकड़ी लगाई जाती थी। एट मोस्ट कोल लगाया जाता था, ठीक है। वो आपका भंडार नहीं पड़ा होगा, तो जो भी पकाना था वो फटाफट पकाना होता था। वो जो चावल या दाल होता था उसी में ज्यादा टाइम लग जाता था। जो सब्जी होते थे वो बहुत ही कम टाइम में पकने वाली सब्जी होते थे। जो बहुत घंटे भर का जो पकवान होता था वो बस राज खानदानों में होता था। अच्छा। है ना। अब सबके घर में तो चूल्हा गैस लग गया है, तो क्या हो रहा है कि एवरीबडी थिंक्स देयर आर राजा। तो सभी 4-5 घंटे एक सब्जी को पका के उसमें से जो सब न्यूट्रिएंट है वो सब खलास कर देते हैं। फिर क्या होता है, हर चीज का मसाला 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 डाल के सब्जी का टेस्ट ही नहीं आता है। तो जब भी मेरे दोस्त फॉरेन से आते हैं वो बोलते हैं, भाई ये दिखाई तो दे रहा है कि मेरे को अलग अलग सब्जी है, पर टेस्ट सभी का एक ही आ रहा है। ठीक है ना। ये येलो कलर का आलू है, पर इसका जो लाल कलर का जो भिंडी है, और वो भी लाल कलर। हाँ। एक हरे सब्जी को आपने लाल इतना बना दिया। हाँ, इतना मसाला में डाला है कि उसको लाल रख दिया। इन दोनों में मेरे को टेस्ट का तो कोई फर्क नहीं आ रहा है। ठीक है ना। तो जो हमारा जो फूड कल्चर है इतना घटिया हो गया है कि अगर मैं बात करना शुरू करूंगा तो रोऊंगा। क्योंकि आप देख लो, पंजाब में या कश्मीर में या बंगाल में या तमिलनाडु में, किसी भी पार्ट में देख लो, बहुत ही यूनिक रेसिपीज होते थे। वेजिटेबल्स को इतना कभी पकाया नहीं जाता था। आजकल बोलो कि आप वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन का मतलब है पनीर पनीर पनीर, सैटरडे संडे को आलू। हाँ, नॉन वेजिटेरियन का मतलब है चिकन, और वेजिटेरियन का हाँ, मतलब है पनीर। और वेजिटेरियन होते हैं वो जो, हाँ मैं मोस्टली वेजिटेरियन हूँ, बस एक दिन को चिकन खा लेता हूँ। है ना। तो ये पूरा जो कल्चर इतना बिगड़ गया है हमारा, इट इज रियली सैड। क्योंकि जब भी आप देखोगे, व्हेन अ कंट्री जब रिसर्जेंट होता है तो उसका जो ट्रेडिशनल फूड उसका रिवाइवल होता है। ठीक है ना। तो इटली में आप देखोगे, अगर आप 15वीं 15th सेंचुरी में एक कुक बुक आया था जो पोप का जो बावर्ची था उसने लिखा था, स्कापी नाम का एक लौंडा था, उसने लिखा था। उसमें एक मशरूम पाई बनाने के लिए, आजकल अगर आप इटली में जाओगे बस मशरूम डालेंगे, मैक्सिमम उसमें थोड़ा सा लहसुन डालेंगे, और जो पाई जो होता है वो चपाती की तरह, क्या मैदा और चपाती तो नहीं, आटा नहीं, मैदा और ये मक्खन लगा के एक पाई क्रस्ट बनाते थे। ठीक। उस पाई में 1500s में आधा किलो मशरूम के लिए उसने आधा किलो चीनी डाला है और 1 पाव दालचीनी डाला है।
ऐसे आपने अभी कभी खाया है मशरूम के साथ, 1 किलो मशरूम के साथ 1 किलो चीनी और आधा किलो दालचीनी का पाउडर? वो गुजरात से लेके गए थे क्या? हाँ, गुजरात से ही लेके गए होंगे वो। तो वैसे भी गुजरात का एक ये है, पता है गुजरात में क्या होता था कि बस पीने के लिए ताजा पानी रखते थे, क्योंकि गुजरात में पानी सब वो सलाइन वाटर आता है ना, सॉल्टी वाटर, तो उसको काउंटरैक्ट करने के लिए, खाना में तो काफी सारा पानी इस्तेमाल होता है, उसको काउंटरैक्ट करने के लिए चीनी डालते थे। अब जब आपके पास फ्रेश वाटर आ गया है तो क्यों इतना मिठाई की तरह, रसगुल्ले या गुलाब जामुन की तरह चीनी डाल रहे हो? इंटरेस्टिंग। सो जो चीजें हुआ क्या करती थी, किस लिए हुआ क्या करती थी, वो सब हम भूल गए, ठीक है ना। और हर चीज में ये माखनी, एकदम तेल उभरता हुआ, ऊपर फ्लोट करके आ जाता है, फ्लोट करने वाला, तो ये बहुत ही, ये किस्म से बहुत ही घटिया हो गया है। और प्रॉब्लम क्या है इसमें, जो रिवाइवल भी हो रहा है ना, वो भी ठीक तरह से रिवाइव नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन रिवाइविंग का कुछ ऐसा है, कोई लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं इसके ऊपर? अटेम्प्ट तो नहीं किया जा रहा है। देखिए गुड़गांव में एक रेस्टोरेंट है माला अकबरी नाम का, अच्छा, उधर क्या हो रहा है कि वो ऑथेंटिक रेसिपी से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर कोई उधर जा रहा नहीं है, क्योंकि वो उधर जाके बोलते हैं भाई ये खिला क्या रहे हो। अच्छा, क्योंकि क्या हो चुका है ना, हमारा जो टंग है इतना जला हुआ है मसालों के साथ और मिर्ची के साथ, और ये सब लगता नहीं ना, मिर्च नहीं लगती, मसाले नहीं लगते, तब तक मजा नहीं आता। एग्जैक्टली राइट। तो आप देखोगे कि दाल के साथ जरूर कोई अचार खाना है। हाँ। अगर आप अचार खा रहे हो उसका मतलब आपका दाल घटिया है। बिल्कुल, ठीक है ना, आपके घर में दाल फिर पकाना ही नहीं आता है, क्योंकि दाल चावल जो है वो जैसे है वैसे ही एकदम स्वादिष्ट होता है, ठीक है ना। तो मेरे को भी जब तक मैं ऑस्ट्रेलिया गया और उनका जो एकदम ब्लैंड सा खाना था ना, जब तक वो खा के मेरे, देखो वो ब्लैंड खाना ना 2 महीने जब हॉलीडे जाते हैं तब बहुत अच्छी तरह से चलता है, या जब आप उधर ठहरते हो मम्मी पापा के साथ, तब वो तो जो खाना घर में खाना पकता है वो तो हिंदुस्तानी ही पकता है। बट व्हेन यू गो ऑन योर ओन, जब खुद पकाना पड़ता है या उन्हीं का खाना खाना पड़ता है, तब आपका पैलेट 2-3 साल लगता है एकदम रीसेट होने में, और तब जो फ्लेवर्स है वो दिखाई देता है कि भाई अरे वाह, टमाटर का अपना ही एक स्वाद होता है, या प्याज का खुद अपना ही स्वाद होता है, इसमें क्यों लहसुन या अदरक मिलाना, या टमाटर को ऐसे ही खाओ, इसके साथ क्यों ये सब मिलाना। तो और जब आप फिर जाके देखते हो कि हमारे पूर्वजों ने कैसे खाना पकाया था, बहुत ही मजेदार खाना हुआ करता था, आज की जो हम खाते हैं उससे तो कोई रिश्ता ही नहीं है। कैसे, मतलब कोई डिश है जिसका एग्जांपल है, किसी ने मेंटेन कर रखा है कहीं पे? बहुत सारे हैं, तो आप देखेंगे कि कश्मीरी पंडित फूड इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन, ठीक है ना, क्योंकि उसमें क्या होता है कि यखनी माने मटन में बस दही के साथ आप पकाओगे, और उसमें थोड़ा सा हींग, थोड़ा सा ये सौंफ, अदरक का पाउडर, ये सब जाता है, ठीक है ना। उसमें ना ही तो प्याज पड़ता है ना ही तो लहसुन पड़ता है। आप या रोगन जोश में कोई प्याज लहसुन टमाटर कुछ नहीं पड़ता है, उसमें बस लाल मिर्ची का पाउडर, और लाल मिर्ची भी 17वीं सेंचुरी में ही आया था, उससे पहले तो लाल मिर्ची तो अमेरिका से आया है ना, भी फॉरेन इंपोर्ट है। और तो रोगन जोश में हींग डालते हैं, कॉम्पेंसेट फॉर, क्योंकि प्याज और लहसुन नहीं उसमें डाला जाता है, एकदम स्वादिष्ट है। अगर आप साउथ में आओगे, जो तेलुगु और साउथ इंडियन ब्राह्मण डिशेज हैं, तेलुगु और तमिल ब्राह्मण डिशेज, उनमें ना ही तो प्याज लगता है ना ही तो लहसुन लगता है, क्योंकि वो गंदे माने जाते हैं, और वो इतना टेस्ट अच्छा होता है उसका, ठीक है ना। साउथ इंडियन हिंदू नॉनवेज अगर देखोगे, उसमें दही नहीं पड़ता है, क्योंकि नॉनवेज को गंदा माना जाता है, और जो भी गाय का प्रोडक्ट होता है, घी दही, हाँ, वो सब पवित्र माना जाता है, तो वो उन दोनों को मिलाएंगे नहीं करके। तो ये सब पैटर्न्स हैं जो हम देखते ही नहीं है, इतना होमोजेनाइजेशन होए जा रहा है, एक किस्म से कल्चरल जेनोसाइड ही हो रहा है। और ये भी है ना कि पहले क्या था कि हर एरिया में, हर रीजन में, हर क्षेत्र में अलग अलग डिश होती थी। बिल्कुल, तो आप देखोगे आजकल, क्योंकि वेस्ट बोलता है कि इंडिया का सबसे ये क्या है, स्पाइस। ये कब प्रकोप शुरू हुआ? ये तो जब से ब्रिटिश आए थे,
अच्छा। उन दिनों में क्या होता था, आप देख लीजिए, उन दिनों में फेरारी नहीं होता था, फेरारी नहीं होता था, मर्सिडीज बेंज जो पंजाबी में मरी सड़ी भैंस कहते हैं तो वो मरी सड़ी भैंस और BMW को चूड़ियों हाँ, वाली गाड़ी, हाँ, और चौड़ी और ये सब गाड़ियां नहीं थी। तो अगर आप बप्पी की लहरी की तरह हो और बहुत सारा पैसा आ गया, आप क्या करते थे, बप्पी लहरी की तरह बहुत सारे गोल्ड चेन पहनते थे और अपने खाने में बहुत सारा मसाला डाल के खाते थे। क्यों? और वो भी जब गोरे आए तभी उन्होंने ये मसाला डालना शुरू किया, क्योंकि हिंदुस्तान में मसाला इतना एक्सपेंसिव नहीं हुआ क्या करता था, पर वेस्ट में मसाला बहुत एक्सपेंसिव हुआ क्या करता था। और अब पूरा रिवर्स हो गया है। एग्जैक्टली, अब रिवर्स तो नहीं हुआ है, पर अब जब आते हैं तो क्या होता है कि देखते हैं, तो उन दिनों में 17 सेंचुरी में जब आते थे देखते थे कि अरे भाई इतना सारा दालचीनी का दाम तो इधर इतना सस्ता है, और खाओ करके एक दिन में 5 बार खाते थे और इतना मसाला डाल डाल के खाते थे। ठीक है ना, वो दिखावा था, क्योंकि उन दिनों आपके पास फेरारी नहीं है। वो जो पंजाबी छिछोरे रोड पे घूमते हैं ना, अपना महिंद्रा जीप को ये बना के पीछे बूम बॉक्स लगा के, और कोई पंजाबी गाना, हर पंजाबी गाना में रहता है, तो सब ये कोई भी करके कुछ होते रहता है उधर, तो ये गाना लगा के जाते हैं। उन दिनों में ये लोग ये करते थे, अच्छा, गोरे आके मसाला खाते थे। हम लोग इतना कभी मसाला डालते नहीं थे, ठीक है ना। फिर क्या हुआ कि ये एक किस्म से जो हमारा इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया है, कि हर चीज को जो गोरे लोग हमारे बारे में बोलेंगे हम उसी को सत्य मानेंगे। तो अगर आज YouTube पे जाओगे, इटालियंस ने एक बिजनेस मॉडल बना के रखा है कि पूरा दुनिया इटली के पास आता है इटालियन शेफ से अपने रेसिपी का टिप्पणी लेने के लिए। इटालियन शेफ्स हमारे खाने के बारे में क्या सोचते हैं, और जब हम उनका खाना पकाते हैं वो हमारे इमिटेशन के बारे में क्या सोचते हैं। हिंदुस्तान में इसका रिवर्स है। कोई भी 2 टके का गोरा छिछोरा इधर आएगा और वो जाके हिंदुस्तान में खाना जाके टिप्पणी करेगा, वो बोलेंगे करके, है ना। तो जैसे सोनिया गांधी कैसे आके, सोनिया गांधी है कौन, इधर आके कोई राजमाता बन गई। दिनों में क्या होता था, कोई भी एक कॉकनी किसे क्या कहते हैं इंग्लैंड में, कॉकनी बहुत ही घटिया किस्म के लोग आके इधर फील्ड मार्शल तो नहीं बनते थे, कर्नल बन जाते थे ब्रिटिश फौज में, और महाराजाओं के साथ ये शिकार करने जाते थे, गोल्फ खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, वो सब करते थे। तो बहुत ही घटिया किस्म के गोरे लोग इधर आके, क्योंकि उनका क्वालिफिकेशन क्या है, गोरा चमड़ा है। कल अगर कोई हीथ्रो एयरपोर्ट को साफ करने वाली एक महिला आ गई गोरी और इधर आके हिंदुस्तानी खाने पे टिप्पणी देने लग गई, सब हिंदुस्तानी, वो मेरी गोरी मेरे रेस्टोरेंट पे आई, बोला मेरा बटर चिकन सबसे अच्छा बटर चिकन है, कौन है तू, हीथ्रो में टॉयलेट साफ करती हूँ। अभी तो एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेंड चल रहा है यूट्यूब पे, आपने देखा होगा कि हमारे जो टीवी सीरियल्स हैं या वेब सीरीज हैं या मूवीज हैं, उनके क्लिप्स पे रिएक्शन देते हैं गोरे, ठीक है, और उस पे 20-20 लाख 10-10 लाख व्यूज आते हैं कि अरे गोरों को हमारा मतलब कंटेंट ये अच्छा लग रहा है, वाह। एग्जैक्टली। तो इतना सड़िया, हमारा कल्चर इतना सड़िया गया है कि हर चीज पे आप गोरे लोगों का छापा चाहते हो, और ये लोग नेशनलिस्ट बन के घूमते फिरते हैं। नेशनलिस्ट गई मेरे के अंदर, इतना इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है भाई, कहाँ के नेशनलिस्ट हो, बिल्कुल, है ना। तो ये हम अपने आप को उनके दृष्टिकोण से देखना शुरू कर दिया था, और इसमें जब वो स्पाइस यानी कि मसाला बोले जा रहे थे, हमने भी सोच लिया ये मसाला है। अगर आप हिंदुस्तान को देखेंगे, पहले तो ये है किस तेल के जोन में बढ़ता है। कश्मीर से लेके मिजोरम नागालैंड तक सरसों का तेल का जोन है। अच्छा। वाराणसी और इसको छोड़ के जो पवित्र स्थान है यूपी में, उनको छोड़ के पूरा का पूरा सरसों तेल जोन है, यानी कि कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, आसाम, नॉर्थ ईस्ट, गंगा का बेल्ट और ऊपर का पूरा गंगा ब्रह्मपुत्र बेल्ट पूरा सरसों तेल बेल्ट था, ठीक है ना। फिर आप अगर ईस्ट कोस्ट में आ गए, यानी कि बे ऑफ बंगाल,
आंध्रा और तमिलनाडु जिंजली ऑयल बेल्ट थे, यानी कि तिल का तेल, चाइनीज तिल का तेल की तरह नहीं, जो रोस्ट करके तिल बनाते हैं, कच्चे तिल का तेल बनाते थे, वो तिल का बेल्ट है। फिर केरला और मैंगलोर तक, गोवा तक जाएंगे, गोवा का थोड़ा साउथ जाएंगे तो कोकोनट ऑयल का ये, यानी कि नारियल का तेल, ठीक है ना। और उसके ऊपर कोई और तेल, आई डोंट नो महाराष्ट्र गुजरात में क्या तेल इस्तेमाल करते थे, पर राजस्थान तक भी सरसों का तेल था। तो ये ट्रेडिशनल पहला सबसे इंपॉर्टेंट फ्लेवर जो था वो तेल से आता है। दूसरा कार्बोहाइड्रेट से आता है। गुजरात में आपका चिकपी बेल्ट था, यानी कि बेसन बेल्ट, हर चीज बेसन से, पे सूखा, बहुत सूखा है, तो आपको सूखा चीज ही ड्राई करके फिर इस्तेमाल करना पड़ता है, तो वो आपका बेसन बेल्ट था, ठीक है ना। जहां चावल उगता था वहां चावल खाते थे, जहां मैदा उगता था वहां मैदा खाते थे। आज पंजाब का जो पूरा वाटर प्रॉब्लम है वो क्यों है? क्योंकि वो एक मैदा आटा का बेल्ट है जिसने चावल खाना शुरू कर दिया। चावल खाते नहीं है पर बेचने के लिए चावल उगाना शुरू नहीं, खाते भी बहुत हैं। अभी पहले ऐसा नहीं होता था, 20-30 साल पहले अगर आप चले जाओ तो कोई खाना नहीं खाता था। अब क्या हो गया है कि दोपहर में चावल खाते हैं। अच्छा, हाँ, इसलिए वो तोंद निकली हुई है। हाँ, तोंद निकली हुई है ना, तो कार्बोहाइड्रेट्स की। एग्जैक्टली। तो ये सब अलग अलग बेल्ट्स हुआ करते थे। जहां राजस्थान होता था वहां ये ज्वार बाजरा, जो सो कॉल्ड इंफीरियर ग्रेन्स हैं, उनका बेल्ट हुआ क्या करता था। आई डोंट नो व्हाई उसको इंफीरियर ग्रेन्स कहते हैं, क्योंकि अगर आपने बाजरे का रोटी खाया है, अच्छा बना हुआ बाजरे का रोटी, बहुत घटिया बाजरे का रोटी, चूल्हे पे बना हुआ, ठीक सा चूल्हे पे बना हुआ, इट्स डिलिशियस, ठीक है ना। तो ये सब लोग खाते ही नहीं, जानते भी नहीं है, ठीक है। एक बंदे ने बिरयानी ऐसे बना दिया तो सभी ने बिरयानी ऐसे ही बनाना शुरू कर दिया। आप देखोगे कि जो दो सबसे मशहूर बिरयानी है, लखनऊ की बिरयानी और हैदराबाद की बिरयानी, हिंदुस्तान की सबसे घटिया बिरयानी है। हैदराबाद बिरयानी मुंह में रखने के लिए लायक नहीं है ना। लखनऊ सबसे अच्छी कौन सी है? मेरे को तो सारी बिरयानी खराब ही लगती है। हाँ, तो देखिए, अगर मैं साउथ एशिया की बात करूं तो कई सारे बहुत ही सुंदर से बिरयानी है जिनका टेक्निक भी अलग अलग होता है। और ये जो बकवास लोग बकते हैं ना कि ये उज्बेकिस्तान से आया या ईरान से आया, जो राना सफी बकवास करते रहते हैं, राना सफी तो हर चीज पे बकवास करते रहती है और हमेशा गलत होती है, ठीक है ना। तो क्या होता है, पुलाव भी तो है। नहीं, पुलाव का ट्रेडिशन संगम लिटरेचर में है 2000 साल पहले से। अच्छा। उसको कहते थे ओन्न सोर। ओन्न माने वन, सोर माने राइस। तो चावल एक एक निखर निखर के एक एक दाना दाना होता था, उसे पुलाव कहते थे। और उसमें लिखा भी है कि मीट को पहले पकाते थे और उसके ब्रॉथ में फिर चावल डाल के पकाते थे, और जब फौजी युद्ध करके वापस आते थे उनको फीस्ट में खिलाया जाता था, ये उत्सव की तरह खिलाया जाता था, ठीक है ना। पर अगर आप आज बिरयानी देखोगे, और ये क्यों होता है, क्योंकि ये राना सफी मैडम ना ही तो उज्बेकिस्तान गई है ना ही तो ईरान गई है। नाम सफी है सफीद डिनेस्टी से, पर गई नहीं है मोहतरमा ईरान। एनीवे, तो इसमें क्या होता है आप देख लीजिए, ढाका में दो बिरयानी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है तिहारी, बीफ की तिहारी, मटन से बना लो आप, फर्क नहीं पड़ता है टेस्ट में। और एक है ढाका की कच्ची बिरयानी, ठीक है ना। दोनों एकदम यूनिक है। एक तो यखनी पुलाव की तरह है, जो इस देश में आजकल कोई ठीक से यखनी पुलाव बनाता नहीं है, पर कम से कम वो जो मुरादाबादी बिरयानी है ना, वो तकरीबन एक किस्म का तिहारी की तरह है, रख लो आप, ठीक है ना। तो मैं यूपी तिहारी की बात नहीं कर रहा हूँ। यूपी की तिहारी अलग सी तिहारी होती है, वो वेजिटेबल तिहारी है, येलो कलर का होता है, ये सफेद कलर का होता है। ढाकाई की बिरयानी अलग सी होती है। कलकत्ता बिरयानी एकदम फजूल सा एक बिरयानी है, कि ना, उसमें बस ढाका के बिरयानी का आधा भी स्वाद नहीं है, बस आलू डाल देते हैं फिर उसके अंदर। ढाका की बिरयानी से 50% स्वाद निकाल दो और 50% वो आलू डाल दो, वो कलकत्ता की बिरयानी बन जाती है घटिया। तो ढाका में जाओगे तो कच्ची बिरयानी और तिहारी। फिर यूपी में आओगे तो लखनऊ का जो जाफरानी पुलाव है, जो आज भी मेरे को एक लखनवी मोहतरमा ने ये रेसिपी दिया था 30 साल पहले। अच्छा। मेरे को अभी भी याद है मैं किससे लिया था, क्योंकि आजकल वो लखनऊ में मिलता ही नहीं है। उसमें बस चिकन का और जाफरान का फ्लेवर होता है, केसर का, और किसी का फ्लेवर ही नहीं होता है। इतना सुंदर सा डिश है, पर वो भी बनाना लोग भूल गए हैं। क्योंकि एक तो ये है कि कंजूस है लोग, जितना जाफरान उसमें डालना है वो तो डालते नहीं है, क्योंकि जाफरान तो बहुत ही महंगा होता है और जाफरान की क्वालिटी भी बहुत घटिया हो गई है।
तो वो बनाते नहीं है। तो लखनऊ की जाफरानी बिरयानी। पुरानी दिल्ली की जो अपनी बिरयानी है, बहुत सुंदर सा अचार डाल के एक बिरयानी बनाते हैं पुरानी दिल्ली में, और वो भी पुरानी दिल्ली में भी 90% एकदम घटिया बनाते हैं। एक दो जो रोड साइड की जो स्टॉल्स हैं, देख के सूंघ के ही बता सकते हैं कि आप अच्छी बिरयानी है या नहीं है। मोस्ट ऑफ इट रबिश होता है। ये सारे जो करीम में जाते हैं खाने के लिए, यार करीम में ओके है, पर असली वाली ना वो रोड साइड में जो बिकते हैं ना, बस एक डेगची लेके जो बैठ जाते हैं रोड पे, उन्हीं से मिलता है। अच्छा। तो करीम में आजकल तो ज्यादा कुछ नहीं मिलता है। करीम का कोरमा जो है बस वो अच्छा है, अल जवाहर का व्हाइट स्ट्यू अच्छा है, ठीक है ना। तो ये होता है। फिर आप साउथ में आओ तो तमिलनाडु में एक आम्बूर बिरयानी है बहुत अच्छी। आंध्रा की जो हिंदू बिरयानी है, जो बिना दही बिना घी के बनाया जाता है, वो बहुत अच्छी होती है। केरला में जाओगे तो एक मुस्लिम बिरयानी है, तालसेरी बिरयानी, वो सुंदर सी होती है। पर ये बिरयानी आपको खिलाएगा कौन दिल्ली में? दिल्ली में कोई भी नहीं है, एनसीआर दिल्ली में कोई भी नहीं है। एनसीआर में कोई भी असली तालसेरी बिरयानी नहीं बनाता है, कोई भी असली चेट्टीनाड या मद्रास आम्बूर की बिरयानी नहीं बनाता है, कोई असली तेलुगु बिरयानी नहीं बनाता है। सब हैदराबादी बिरयानी को, और ये जो सब है ना बहरूज बिरयानी, बिरयानी ब्लूज, ये सब वो ज्यादा इतना पता नहीं क्या क्या बकवास लगा के देते हैं। और वो हाँ नहीं, बिरयानी बाय द किलो वैसे क्वालिटी उनका बहुत अच्छा है। अच्छा, आई लाइक बिरयानी बाय द किलो। द प्रॉब्लम इज इट्स नॉट ऑथेंटिक है, कुछ पर ऑथेंटिक नहीं है, पर बहुत अच्छा है। तो वही है ना, वो भी करप्टेड है। तो ये इतने सारे प्रॉब्लम्स आते हैं ना इसमें कि बस फायदा क्या है। पर इसमें अजीब बात क्या है कि आप उज्बेकिस्तान तुर्कमेनिस्तान जाओ, बिरयानी नाम का कोई चीज ही नहीं है यार। वो बस एक चीज होता है पुलाव, ठीक है। पुलाव को क्या करते हैं वो भी और ये हिंदुस्तान का खाने का कल्चर इतना घटिया है कि पीपल डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन अ शीप एंड अ गोट। ठीक है ना, जो भेड़ है और बकरा है, ये दो, भेड़ का मीट लैम्ब कहलाया जाता है, बकरे का मीट गोट कहलाया जाता है। पर आप रेस्टोरेंट में जाएंगे सब लैम्ब 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 लिखते हैं, और मैं देख ये है क्या, ये लैम्ब तो लग रहा नहीं है। क्योंकि अगर लैम्ब होता और इतना बड़ा हो गया होता, वो खाने के भी लायक नहीं होता है। आप समझ लो, जब भेड़ होता है ना, भेड़ किस लिए हम हिंदुस्तान में गंदा मानते हैं खाने के लिए, क्योंकि वो अगर 1 साल से बड़ा हो गया ना, उसका जो फैट, क्योंकि उसका इतना सारा ये ऊनी उगता है उस पे, उसमें से इतना, उसके मीट में से इतना गंदा सा सड़ा हुआ सा बदबू आता है, पता है। यानी कि आप समझ लो कि आप 10 दिन नहाए नहीं हो, ठीक है ना, और कहीं ट्रैकिंग पे जाके 10 दिन नहाए नहीं हो, और वो भी आने के समय आप कोई बायोगैस प्लांट से आए हो, और फिर जाके अपने करके सूंघो, उसकी बू आती है, खाने के लायक नहीं है, ठीक है ना। पर सब लिखते हैं लैम्ब 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 सर करके। लैम्ब अच्छा तो मिलता ही नहीं ना इंडिया में। हाँ, लैम्ब तो अच्छा मिलता नहीं है, क्योंकि जो असली लैम्ब होता है वो 6 महीने से कम उम्र का होता है, तभी वो एक्सेस बदबू नहीं ये हुआ होता है। हम मटन खाते हैं इधर, पहले तो वो लोग ये भी नहीं जानते हैं। अब उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में क्या होता है, इस एकदम घटिया से लैम्ब का जो फैट होता है, फैट में ही सब फ्लेवर अटक जाता है ना, उसको गला के उसमें चावल को तल के थोड़ा सा लहसुन जीरा के साथ, गाजर के साथ, उसमें पानी डाल के बनाते हैं पुलाव, ठीक है ना। और हमको ये मानना है कि हमारी बिरयानी इससे आई है, नामुमकिन। आई मीन आप ही देख लो, जो उनका ट्रेडिशन है उसमें बिरयानी जैसी चीज कोई है ही नहीं भाई। और अगर आप ईरान में जाओगे तो बिरयानी जैसी चीज है, पर उसमें मीट बहुत ही कम मिलाया जाता है, क्योंकि उनका ये है कि मीट साइड में खाना चाहिए, ये मिला के दम देना उनके कल्चर में नहीं है। जब वो मिला के बनाते हैं, बस 1-2 हैं, जैसे बगाली पोलो और ये ताहचिन क्या होता है, उसका केक बनाते हैं। यानी कि जैसे हम बिरयानी बनाते हैं, पहले चिकन ये कर लेते हैं, फिर चिकन को बोन सब निकालते हैं, फिर एक केक की तरह बना के उस पर अंडा लगाते हैं, और चावल दही चिकन और अंडे का ऑमलेट की तरह रख लो, ठीक है ना। और दूसरा है बगाली पोलो, उसमें मीट डलता है, पर जो वो खाते हैं उसमें मीट डलता ही नहीं है, ना ही तो मीट के स्टॉक में पकता है। तो आप कहां से बोल रहे हो कि ये सब उधर से आया है बॉस, है ना। तो दिस इज लाइक सेइंग फ्राइंग चीन से आया है।
So this is the kind of nonsense that passes off. ये गंगा जमुनी तहजीब को प्रूव करने में इनका इतना ये है ना कि गंगा जमुनी तहजीब को ढूंढ के उनके आंख अंदर घुस गए पीछे से। लेकिन ये कल्चरली ये तो लोग फालतू की बातें करते हैं, घुसाने की कोशिश करते हैं जहाँ पे एग्जिस्ट भी नहीं करती कोई चीज। लेकिन असली गंगा जमुनी तहजीब के कोई उदाहरण है? मेरे को तो नहीं मिलता है खाने में। आई डोंट फाइंड इट। अच्छा। बिकॉज अगर आप देखोगे हिस्टोरिकली, हमारे दोस्त अभिनव प्रकाश ने इसके बारे में काफी लिखा है कि गंगा जमुना कभी मिलती नहीं है। आपने देखा है? हाँ, लास्ट में जाके रुद्रप्रयाग में मिलती हैं, प्रयाग में मिलती हैं, पर उसके पहले हमेशा अलग अलग से होती हैं। इट यूज्ड टू बी लाइक दैट। और मिलने के बाद अभी ये है ना कि पहले हम बोलते कि गंगा तो चलो हिंदुओं की हो गई, जमुना हमारी हो गई, लेकिन बनती क्या है लास्ट में जाके? प्रयागराज से तो गंगा ही निकलता है ना। तो इसमें क्या होता है कि देयर इज नो, इट इज नॉट कॉल्ड गंग जमुना है ना। या तो अलग अलग से हो, नहीं तो फिर टोटल असिमिलेशन हो जाता है। तो मिडेवल इंडिया में यही था। हिंदूज जो थे अपना अलग सा जीवन चलाते थे, मुसलमान अपना अलग सा जीवन चलाते थे। नोबिलिटी में मिक्सिंग होती थी क्योंकि उससे लॉयल्टी बढ़ता है करके, क्योंकि अगर आपके ससुर जी या ये रिश्तेदार भी आपके ये हैं, आपके वाइफ के पापा या जो आई डोंट नो हिंदी रिलेशनशिप्स, वर्नाक्युलर में बोलते नहीं है ज्यादा। ससुर। तो वो अगर होता है तो वो रेबेलियन नहीं करेंगे, आपके खिलाफ भगवान ही चाहिए। तो इसीलिए ये सब होता था रॉयल फैमिलीज के अंदर, उसके सिवाय तो होता ही नहीं था। ठीक है ना। तो ये कहां से ये एकदम डिस्कवर किया गया है गंगा जमुनी तहजीब, मेरे को अभी तक नहीं पता है। मुझे लगता है कि ये इलाहाबाद में अगर आप जाओगे ना, प्रयागराज में, तो वहाँ पे क्या है कि गंगा के किनारे जो है एक बहुत बड़ा एरिया है, वहाँ पे हिंदू रहते हैं, और जमुना जो इस साइड वाला जो एरिया है वहाँ पे मुसलमान रहते हैं। तो वहाँ के किसी कोई होगा वहाँ पे अपना इंटेलेक्चुअल आदमी, उसने ये कॉइन किया होगा ये पता नहीं इसका ओरिजिन क्या है। तो ये हर चीज में देखेंगे गंगा जमुनी तहजीब। इट इज द क्रिएशन ऑफ एन आर्ट। देखो अभी तक जब आप बोलते हो ये गंगा जमुनी तहजीब है ना, एकेडमिकली हाउ डू यू प्रूव इट? हैव टू प्रूव स्टैटिस्टिकली। पहले एक स्टैटिस्टिकल स्टैंडर्ड लगाओ कि क्या था इंटरमिंगलिंग एज अपोज टू असिमिलेशन, मिंगलिंग और सेपरेशन में क्या होता है? असिमिलेशन में एक चीज में समा जाओ। इंटरमिंगलिंग में क्या होता है कि आप अपने अलग अलग से रहो पर काफी सारा इंटरेक्शन होता है, या इंटरमैरिज या ये सब होता है। और अलग अलग रहना अपार्थाइड स्टेट की तरह है। तो एक किस्म से हिंदुस्तान अपार्थाइड स्टेट ही था, है ना। मुसलमानों के लिए अलग रूल होते थे, हिंदुओं के लिए अलग रूल होते थे। सोसाइटी लेवल पे अभी भी तो गेटोज में रहते हैं। एग्जैक्टली। अभी भी कोई इंटरेक्शन है नहीं, और इंटरेक्शन तभी भी होता है तो इतनी सारी लव जिहाद और ये सब पता नहीं कहाँ से ये सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, जो कि असल में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, पर इसमें कोई भी ये सब बोलते हैं ना, लेफ्ट इज वेरी एकेडमिकली रिगरस। ये जो पूरा नैरेटिव बनाया है सिंथेसिस और सिंक्रेटिसिज्म का, तो सिंक्रेटिसिज्म को हिंदी में समन्वय। हाँ। तो जो समन्वय का जो अफवाह फैला के रखा है, आपने कभी भी कोई स्टैटिस्टिकल स्टडी देखा है इस पे? कोई कैटेगराइजेशन या क्राइटेरिया देखा है? नहीं। जब इस्लाम की बात आती है लेफ्टिस्ट के सामने, तो उनका तो सारा रिगरस सब भाग जाता है। एग्जैक्टली। ये तो प्रूवन फैक्ट है। हाँ, तो इसमें क्या होता है ना कि बोलते हैं कि देखो बुर्खा इज लिबरेटिंग, है ना। बुर्खा एक औरत को सिक्योरिटी देता है। तो मैं तो और घूंघट पेट्रियार्की है। तो ये ऐसी जो तियापा जो है, ये अपना जो कई और इनके जो थोड़े बहुत एकेडमिक है, वो असली में अच्छे एकेडमिक है। राइट का क्या प्रॉब्लम है? उनके एकेडमिक नहीं है, सब क्यों का भारत लगा के रखा है ना। दो टूक के एकेडमिक्स को जाके ये मानते हैं। क्लेम टू फेम क्या है? प्रोफेशनल तो नहीं है, कम से कम जो भी है, कोई इंजीनियर बन के आ रहा है, कोई कुछ करके आ रहा है। एग्जैक्टली। ट्रेनिंग नहीं है ना। ट्रेनिंग नहीं है, और ट्रेनिंग की सोचते भी नहीं, और वो दिखती भी है स्कॉलरशिप बहुत क्लियरली दिखती है। तो इसमें किया क्या जा सकता है? क्योंकि वो जो लेफ्ट है, जो असली स्कॉलरशिप है उसमें,
क्योंकि लेनिन क्या कहते थे, एवरी आइडिया इज वर्थ 1000 पेजेस ऑफ थियरी। ठीक है ना, तो वो थियरी बनाने में, यानी कि अपनी से थियरी निकालने में बहुत ही माहिर है। वो असली में एकेडमिक भी नहीं होगा, बस बनाया होगा, पर सॉलिड सा बनाया होगा। अगर कहानी बनाते हैं ना, यानी कि आप बोलो कि मेरे को कोई पुलिस को ये करना है, धोखा देना है, तो आप कि मेरा बटुआ चोरी हुआ था, मेरा ये फोन क्या है, आईफोन 12 है, मैं बोलूंगा सर मेरे पास एक आईफोन 24 था और वो पता है वो इसमें ना वो ब्लू कलर का मैंने केस लगा के रखा था और उसमें ना ऐसे एक सोने चढ़वा रखे थे क्योंकि आईफोन 24 में यही फीचर है सर। आप मानोगे नहीं सर, मैं एप्पल का, मैं तो स्टीव जॉब्स के भूत का बहुत ही, मैं तो स्टीव जॉब्स के भूत का रिश्तेदार हूँ। वो जो भूत पिशाच रेल में उसने मेरे जो नॉन एग्जिस्टेंट बेटी है उसके साथ शादी करके रखा है। ऐसे सुंदर सुंदर से कहानी बना के उसको पुलिस इंस्पेक्टर को बुद्धू बनाऊंगा। तो ये जो थोड़ा सा एक फोन के आधार पे तो थोड़ा सा सब्सटेंस है और उसके बाद सब ये बहुत ज्यादा करते हैं। इसमें एक और जो खाने में देखें तो एक और जो इंटरेस्टिंग चीज निकल के आती है ना, अभी तो सब वेस्ट का कॉपी करने लगे हैं, कॉर्नफ्लेक्स खाने लगे सुबह, मतलब इडली डोसा छोड़ दिया, उधर साउथ में छोड़ दिया, इधर यहाँ पे अपना पराठे छोड़ दिए या जो भी खाना खाते थे वो सब छोड़ दिया उन्होंने, ढोकला वोकला छोड़ दिया। अब चाहे अहमदाबाद में चले जाओ, चाहे चेन्नई में चले जाओ, चाहे कोलकाता में चले जाओ, चाहे दिल्ली में, सब एक जैसा ही खाना होता जा रहा है और वो भी अपना भी नहीं है। हाँ, और वो भी डोसा अभी तक दिल्ली में ठीक से मद्रासी डोसा जब तक अड़यार आनंद भवन नहीं आया या वो कर्नाटक कैफे नहीं आया, नैवेद्यम में ओके, बट यू स्टिल डोंट गेट प्रॉपर डोसा। इडली जैसे मुर्गन इडली कड़े का सॉफ्ट होता है वो इधर आता नहीं है। या साउथ में जो ढोकला मिलता है वो ठीक का नहीं मिलता है। जो मारवाड़ी लोग हैं वो थोड़ा ओके बनाते हैं, पर फिर भी मारवाड़ी को अगर गुजराती खाना बनाओगे तो जैसे निकलता है वैसे निकलता है, ठीक है ना। तब एक तो होमोजेनाइजेशन हो रहा है और दूसरा ये वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है। तो सीरियल्स अगर आप देखोगे, सीरियल्स आर सो कम्प्लीटली अनहेल्दी। पता है उसमें चीनी कितना प्रोसेस करके ये सब बना के रखा है, और आप क्यों खा रहे हो? उधर खाते थे क्योंकि सुबह सुबह उठ के, क्योंकि उधर नौकर चाकर नहीं थे, तो खुद बनाना पड़ता था, बस एक इसमें बना डाल दिया और ये डाल के ये कर लो। आप क्यों खा रहे हो? लेकिन एक जैसे बाहर की तरह ही अभी इंडिया में भी आने लगे ना वो पाउडर और वो सब इडली बना हुआ, और उसको कौन सा MGR MTR हाँ, तो उस तरीके का कम से कम अपना करना है तो ऐसे करो ना, तो वो करो, वो भी नहीं करते, ठीक है ना। या अगर वेस्टर्न ब्रेकफास्ट ही खाना हो तो ठीक से अंडा कुछ खाओ, चलो अंडा तो खाना इज स्टिल हेल्दी, ठीक है ना। पर ये मिक्स एंड मैच, अगर आप ज्यादा मिक्स एंड मैच कर रहे हो ना तो मेरी तरह मोटे बने जाओगे। मैं ये क्लेम नहीं करता मैं हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहा हूँ, ठीक है ना, बट आई नो व्हाट अ हेल्दी लाइफस्टाइल लुक्स लाइक, ठीक है ना। सो डू एज आई से, डोंट डू एज आई डू। उल्टा चल रहे हो। हाँ, तो आई एम अ हिपोक्रेट। मैंने कभी बोला है कि मैं सत्यवादी हरिश्चंद्र हूँ? कभी नहीं बोला ना। तो आई एम अ हिपोक्रेट, आई ओपनली एडमिट आई एम अ हिपोक्रेट। सो देयर इज नॉट अ पर्सन इन द वर्ल्ड हु इज नॉट अ हिपोक्रेट। द पॉइंट इज आई एम वेरी ओपन अबाउट माय हिपोक्रेसी, ठीक है ना। और एक हाँ बोलो, इसमें जो आपका जो खाना है वो इतना बिगड़ते जा रहा है। यानी कि आप देख लो, एक सांबार में दाल जब पक जाता है उसके बाद उबाल आना ही नहीं चाहिए। अच्छा। जब आप इमली डालोगे और सांबार पाउडर उसमें डालोगे उसके बाद उबाल आना एकदम वो तो डेथ पेनल्टी ऑफेंस हो जाता है। पर फिर भी अगर मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको, आप जाके YouTube पे देखो, जो पहले 100 सांबार के रेसिपी मोस्ट पॉपुलर फिल्टर अगर आपने लगाया 100 के 100 में बोलेंगे उबालो 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 उबालो, उसमें टेस्ट ही चला जाता है। तो एक बार उबालना है, बस एक बार उबालना है। और वो भी पता है जो तुअर का दाल जो पकता है उसको प्रेशर कुकर में एक सीटी से ज्यादा कभी नहीं पकना चाहिए, क्योंकि उसमें जो क्रिटिकल इंग्रेडिएंट्स है वो सब चले जाते हैं। हमारे देश में एक जमाने में इतने अच्छे प्याज टमाटर मिलते थे। जब मैं पहली बार फॉरेन गया, मैं के सिवाय
इटली के सिवाय अच्छे टमाटर नहीं मिलते थे। बोलते थे ये क्या घटिया घटिया चीजें खिला रहे हो, हमारे हिंदुस्तान में आके टमाटर चख के देखो कितने अच्छे होते हैं, या हमारे प्याज कितने अच्छे होते हैं। आज प्याज और टमाटर इधर खाने के लायक नहीं है। क्या कारण है? टेस्ट ही नहीं है। और वो भी कारण क्या है कि जो हमारे जो ट्रेडिशनल ये हैं वो सब हमने फेंक दी हैं। पेस्टिसाइड्स भी नहीं, जो स्टेरॉइड्स और ये सब केमिकल्स लगा के उसको जल्दी उगा रहे हैं ना, उससे भी टेस्ट चला जाता है। घिया, इतनी लंबी लंबी घिया। एग्जैक्टली। You remember ना, I mean how old are you? When I was growing up, never used to get इतने बड़े बड़े साइज की घिया तो मिलते ही नहीं थे। हाँ, तो छोटा छोटा पतला होता था। Not like fat। और क्या हुआ है उसमें कि आप देखोगे कि in the last 100 years vegetables across the world 98% न्यूट्रिशन लॉस हुआ है। आज जो आप सब्जी खा रहे हो, 100 साल पहले जब बोलते थे सब्जी खाओ बेटा, अच्छा है तुम्हारे लिए, अच्छा है अच्छा है अच्छा है करके, क्योंकि उसमें इतने जो न्यूट्रिएंट्स थे, आज उसका बस आपको 2% मिल रहा है। अगर आप ऑर्गेनिक भी खरीद लो 100 साल के कंपैरिजन में, उसमें अभी भी ऑर्गेनिक में भी 2% ही न्यूट्रिएंट। अरे मैंने आपको वो शेयर की थी ना एक बुक, व्हीट बैली करके, हाँ है ना, उसमें क्या बताया है कि जैसे 1950-60 तक हम जो गेहूं था वो वैसा ही था जो मिडिल ईस्ट में डिस्कवर हुआ था 10,000 साल पहले, ठीक है, वहां तक मेंटेन था लगभग। लेकिन अभी क्या हो गया है कि जेनेटिकली मॉडिफाई करके उसको ज्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के चक्कर में, और ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन जो आया है, ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन है ये तबाही है। उसको असली नाम है कैंसर रेवोल्यूशन, क्योंकि जहां जहां ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ है वहां कैंसर भी बढ़ना बहुत ज्यादा शुरू हुआ है। पंजाब तो आज कैंसर बेल्ट चलती है, हाँ, कैंसर वही चलता है ना। तो आप देख लो, जो हमारे लगभग 2 लाख किस्म की चावल हैं वो फिलीपींस भेजा गया। फिलीपींस में जो इंस्टीट्यूट था उसने सबको डिस्ट्रॉय कर दिया, और हमको बस वो हाई यील्ड लो ग्रोथ, क्योंकि आज जो हम चावल या गेहूं उगाते हैं वो बौने हैं, छोटे, हाँ छोटे छोटे हैं। क्योंकि नॉर्मली अगर 3 गुना ज्यादा ग्रो करना पड़ता है तो टाइम लगता है ना, गिर भी जाता है और टाइम लगता है। तो आप उसको साइज रिड्यूस करने के लिए, इधर तक बनाने के लिए फटाफट उग जाता है वो। तो इसके लिए ये आपने स्टैंडर्डाइज कर दिया। तो जो सब हमारे ट्रेडिशनल राइस और गेहूं के वैरायटीज थे सब आपने तबाह कर दिया। और ये एक लेसन भी है कि आप और ये हैं जो आज आके इनके सपूत आके बोलते हैं फूड सिक्योरिटी। साले हमारा पूरा का पूरा जो फूड सिक्योरिटी, जो डाइवर्सिटी में एक सिक्योरिटी होता है ना, तो हिंदुइज्म क्यों सरवाइव हुआ 2000 साल के लिए? क्योंकि वो इतना डाइवर्स था, विविध था। तो अगर आप बोलोगे कि भाई जो सुबह को शादी करेगा उस शादी को हम मानेंगे नहीं, तो ऐसे 100 कम्युनिटीज थे जो रात को शादी करते हैं, तो आपका कोई रूल ऐसे चलता नहीं है। तो इसीलिए हम साउथ में तो शादियां सुबह 5-6 बजे 5-6 बजे हो जाती हैं, जो कि बहुत बढ़िया ट्रेडिशन लगता है, आई थिंक सो। तो इधर क्या होता है कि ये जो सब चेंजेस हुए हैं और कोई देखता भी नहीं है। अगर आप आज देखोगे 45% ऑफ इंडियंस आर malnourished, और उनको पता भी नहीं है कि वो malnourished है। ठीक है ना, उनको पता भी नहीं है कि वो malnourished है। इसमें से 33% हिंदुस्तानी जो हैं वो बौने हैं, और आपको पता नहीं है वो बौने हैं। क्यों? क्योंकि आपको ये नहीं लगता है। आपने कभी एक कंस्ट्रक्शन साइट पे देखा है कि जो बिहार और झारखंड से जो लैंडलेस लेबर उधर काम करने जो आता है, वो आपसे क्यों कम से कम 1.5 फुट कम हाइट के हैं? कोई सोचता भी नहीं है। लेकिन वहीं पे छोटे क्यों हैं? बिहार साइड और बंगाल साइड। इट्स नॉट जस्ट बिहार बंगाल साइड, रूरल में जनरली, एक्सेप्ट इन हरियाणा एंड पंजाब एंड मे बी कश्मीर, the rural workforce is much smaller. It is actual midgetization happening. बौनापन किसका ये है? बौनापन malnourishment का साइन। और बौनापन का डेंजर क्या है कि बौनापन जब होता है, बौनापन आपको फिजिकली लगता है कि ये बौना है, पर असली में क्या होता है कि जो कॉग्निटिव एबिलिटीज हैं, जो दिमाग के जो एबिलिटीज हैं, वो भी बहुत रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। वायलेंस बढ़ता है, जो क्रोध की क्षमता है और जो हमला करने की क्षमता है वो बढ़ता है। क्योंकि अगर आप समझ लो कि आप एक बंदर हो अफ्रीका में,
जब आपको खाना नहीं मिल रहा है तो एनर्जी कंजर्व करने के लिए आप छोटा छोटा होए जा रहे हो, और क्योंकि आपको प्रोटीन की बहुत सख्त जरूरत है, आप में गुस्सा क्रोध आ रहा है ताकि आप जाके एक जानवर को मार के खा सको। तो ये भी होता है। और प्रॉब्लम क्या होता है, इससे बाहर आने में 3 जनरेशंस लगते हैं। तो अगर आप बौने बन गए हैं, आपका जो मेंटल हो गया है, आपका जो मेंटल फैकल्टीज जो कम हुए हैं, उससे निकलने में आपका जो पोता होगा, पोते के बच्चे ही उससे निकल पाएंगे। और अगर आपने अभी ठीक से खाना शुरू किया तो आपके पोतों के बच्चे ही इससे बाहर निकल पाएंगे। So basically food security is national security because that is the basis of your human resource. Exactly. और ये देखता कौन है? आपने अभी तक एक फूड सिक्योरिटी बिल में इस सब की वो बस 2 रुपए का चावल देना, वो घटिया सा चावल 5 रुपए का। और ये जो अखंड किया था गोरा वाला, क्या जॉन ड्रेजी, हाँ जॉन द्रेज, हाँ, फ्रेंच, बेल्जियन, हाँ, वो जो आया था उसने क्या किया था, फूड सिक्योरिटी के नाम पे कार्बोहाइड्रेट सिक्योरिटी कर दिया था। उस सब्जी कौन खाएगा भाई? विटामिन कहाँ से आयोगे तुम्हारा? और ये तो दिक्कत है ही ना इंडिया में। और वो भी देखो, और जो चावल और गेहूं से आपका पेट भरना चाहता था, वो भी इसको पता नहीं है को कि उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू इतना कम हो चुका है 100 साल में। तो वो तो इसको और भी घटिया किए जा रहा था। तो और ऐसे को आपने भगवान बना के रखा है, नेशनल एडवाइजरी कमेटी में बैठा के रखा था। पर वैसे ये सरकार कौन सा इतना बड़ा है? लास्ट सरकार तो जान पूछ के हम लोगों को थी। ये तो का सरकार है जो भी रहा है और उनको पता भी नहीं है वो रहे हैं। बंगाल में जो ये है उसका जो गाली है वो है पता है क्या होता है? बोका माने बुद्धू। तो आपको पता है वो इतना एक उल्लू का पट्टा है कि वो भी गया है और उसको पता नहीं है उसके अंदर कुछ गया है और बोला है ये क्या हुआ करके। ऐसे सरकार हमने बना के रखा है और यह है नेशनलिस्ट सरकार। तो वो कहीं ना कहीं अब लोगों को ही नहीं पता है, तो मतलब वो भी तो वहीं से आए हुए हैं ना। आपने जैसे आप कहते हो कि भाई ह्यूमन रिसोर्स ही तो रिप्रेजेंट करेगा ना, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे कहीं पे भी जाओगे। एग्जैक्टली। तो लोग तो वही है ना, उन्होंने तो चुन के भेजा है। यथा प्रजा तथा राजा। हाँ। लेकिन एक और बहुत इम्पोर्टेंट जो चीज है फूड सिक्योरिटी में लगा लो, चाहे आप फूड कंपोजिशन में लगा लो, इंडिया में न्यूट्रिशन के हिसाब से, वो है कि प्रोटीन की बहुत कमी है इंडिया में, बहुत ज्यादा। कार्बोहाइड्रेट पे ही रोटी में खाने में या और चावल अगर आप देखेंगे, और ये मेरे को बहुत हैरानी की बात हुई कि मेरे जो कॉलीग्स हैं, मैं हमेशा समझता था कि गरीब लोग ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाएंगे क्योंकि सब्जी का दाम ज्यादा होता है, फिर गेहूं और चावल का दाम थोड़ा कम होता है, ये ऐसे खाते हैं। नहीं, अच्छे घराने के लोग क्या करेंगे, 5 मोटे रोटी लाएंगे और जो सब्जी आता है ना, इतने साइज की कटोरी में आता है। और मैं देख रहा हूं भाई ये चटनी नहीं है ये सब्जी है। 5 रोटी, इतने 5 साइज रोटी के लिए आपको इतना सारा सब्जी चाहिए। बिल्कुल। रोटी बस उस एक वाहन है जिससे वो हम चम्मच इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो ये चम्मच की तरह है। आप इसका मतलब आपने कोई गोरे को देखा है कि वो घर में 100 स्पून रखता है? नहीं ना, बस 12, डिपेंडिंग ऑन कितने आपका टेबल का साइज क्या है, 4, 6, 8 या 12 चम्मच रखेगा। इधर क्या होता है, भंडार अगर दाल चावल खाना हो, चावल किस लिए, ताकि दाल थोड़ा ये 2 कंपाउंड्स होते हैं। दाल में एक कंपाउंड डेफिशिएंट होता है और चावल में एक कंपाउंड डेफिशिएंट होता है, उनका नाम नहीं पता है। इसीलिए दाल चावल इतना डिलीशियस कॉम्बिनेशन है। और पूरे भारत में नॉर्थ ईस्ट, साउथ सांबार एंड राइस और रसम एंड राइस, नॉर्थ, हर जगह में दाल चावल क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन का सोर्स था, क्योंकि इन दोनों में जो डेफिशिएंसी है वो कैंसिल आउट करती थी। चावल दाल के डेफिशिएंसी को कैंसिल करता था और दाल चावल की डेफिशिएंसी को कैंसिल करता था, सो कंप्लीट होता था। इसमें क्या करते हैं, चावल का इतना सारा ये लगाते हैं और इसमें इतना सा दाल डालते हैं और उसके साथ अचार खाओ। ये कहाँ की बात हुई है? तो हमारे जो न्यूट्रिशनल
ट्रेनिंग भी है ना, हमको 5th स्टैंडर्ड सिविक्स में सिखाया जाता था कि सबको पौष्टिक भोजन खाना चाहिए, ये सब एक होम साइंस या ऐसे कुछ क्लास था जिसमें सब एक्स्ट्रा सब का सब बकवास, यूजलेस इंफॉर्मेशन। सब्जी खाओ, कितना सब्जी खाओ वो लिखा नहीं, कुछ नहीं पता, ठीक है, क्यों सब्जी खाओ, उसको कितना पकाओ, लिखा नहीं है। You know, it's a very policy making in this country. Policy makers are morons. They're out to screw you, or they are themselves screwed up in the head. और लीडिंग न्यूट्रिशनिस्ट जो हैं इंडिया में, उनका सिचुएशन देख लो। वो जो रिकमेंडेशन देते हैं वेस्ट के हिसाब से देते हैं, वहां से कॉपी पेस्ट करते हैं कि क्या डाइट का प्लान क्या होना चाहिए। तो एक दो काफी अच्छे हैं, जैसे रिजुता इज वेरी गुड, शी टेल्स यू एग्जैक्टली। और वो इंडियन खाना बनाती है, बताती है लोकल जो है। वो क्या बोलती है, ये पास्ता खाना बंद करो, ये पैकेट से निकाल के खाना बंद करो, ठीक है ना। जो तुम्हारी दादी बनाती थी, दादी या नानी बनाती थी, वो तू खा, वो खाओ, ठीक है। ये एक दिन मैकरोनी, एक दिन चाइनीज, ये सब बकवास हफ्ते में एक बार या कभी खाना हो तो खा ले, नहीं तो फिर आप तो तेरा रोज का रोज जो खाना है वो जो तेरी नानी बनाती थी वही खा, और ये पैकेट से खाना बंद कर। अरे इंडिया में तो इनफेमस है ना, अपने टूरिस्ट जो हैं बाहर जाते हैं तो उनको वहाँ पे वो चाहिए होता है, जैसे यहाँ से साउथ इंडिया से जाएंगे तो उनको सांबर और वो इडली, वहाँ का फ्लेवर उनको यहाँ पे घूमने क्यों आए हो? जहाँ भी आते हैं मैं देखता हूँ यार, ये जहाँ भी मैं जाता हूँ लोग मेरे से बोलते हैं आई नो एन इंडियन रेस्टोरेंट, आई एम लाइक थैंक यू, आई डोंट वांट टू गो टू एन इंडियन रेस्टोरेंट। और सब वो गुज्जू टूरिस्ट और सबका यही हाल है, यहाँ से आ जाते हैं, मद्रासी टूरिस्ट आ जाते हैं ना, सब उनको नॉट जस्ट इंडियन फूड चाहिए, उनको लोकल अपना ही खाना चाहिए। और यहाँ पे नहीं खाएंगे अच्छे से, यहाँ पे नहीं खाएंगे। अभी चलो ये खाने पे तो बहुत बात हो गई, थोड़ा सा जो सीरियस टॉपिक है ये भी सीरियस ही था, लेकिन अफगानिस्तान में बहुत कुछ बदलाव आ रहा है अभी। आपको तालिबान का फिर से टेक ओवर होने वाला है? नहीं होने वाला। अच्छा, नहीं होने वाला। लेकिन कितना टेरिटरी उन्होंने ऑक्युपाई कर लिया है अभी? देखो, ये जो सब था, जो गवर्नमेंट कंट्रोल था, हाँ, वो हमेशा शहरों पे था। अच्छा, जो रूरल एरियाज थे वो हमेशा से तालिबान थे। आप जब मैं काबुल से 20-30 किलोमीटर बाहर जाओ, या मज़ारी शरीफ या हेरठ से 20-30 किलोमीटर बाहर जाओ, हर जगह मेरे को तालिबान ही मिलते थे। अच्छा। इनफैक्ट कोऑपरेटिव होता था कि गवर्नमेंट का चेक पॉइंट इधर खत्म होता था और तालिबान का चेक पॉइंट इधर। तो लड़ाई नहीं होती थी पहले? लड़ाई होती थी, नहीं होती थी, आई मीन बहुत फ्लूइड होता था। अच्छा, ठीक है ना। जैसे सास बहू की भी आसाम मिजोरम की हो गई जैसे, हाँ एक किस्म से, हाँ वैसे था। तो इसमें क्या था कि रूरल एरियाज ना ही तो अमेरिकन ने कभी कैप्चर कर पाए थे, ना ही तो रशियंस कभी कैप्चर कर पाए थे, क्योंकि तालिबान, जैसे मैं बोलते रहता हूँ, ये ऑर्डिनरी अफगान्स हैं। रूरल अफगान, ये बहुत लोगों को नहीं पता, ये नहीं पता है। वो समझते हैं कि 70,000 फाइटर हैं बस, और हमारे पास 4-5 लाख हैं, हरा देंगे। अब लोग समझते हैं कि अगर आपकी बीवी बुर्का पहनती है और आपके 4 बीबी हैं और आपके अपने बीबी को पीटते हो, वो तालिबान है। वो तालिबान नहीं है, वो रूरल अफगान है। हाँ। अगर आप जाके, जब आपका इस साल का जो गेहूं का प्रोडक्शन नहीं हुआ, आप अगले गांव में जाके हमला करोगे और उसका गेहूं छीन लोगे, ये भी उनका लाइफस्टाइल है। तो उनका लाइफस्टाइल हमेशा से बहुत वायलेंट, बहुत रूरल, बहुत ऑप्रेसिव है। इसका क्या साइकोएनालिसिस है सोसाइटी का? आपने तो वहां पे घूमे भी हो इतने सारे, तो वहां पे कुछ तो पता चल जाता है कि भाई बात करके क्या हमेशा से ही, आप देखेंगे वो हमेशा से ही, ओएसिस को क्या कहते हैं मेरे को भी नहीं पता है। ठीक है, तो ओएसिस अपने हिंदी स्पीकर्स को समझाता हूँ। जब रेगिस्तान में सब कुछ सूखा मरा पड़ा होता है, उसमें एक छोटा सा एक कुआं होता है और कुएं के बीच में 1-2 ये पाम ट्रीज होते हैं और थोड़ा बहुत घास होता है। उनकी तरह इकोनॉमीज है ना, बहुत ही स्ट्रेस्ड एग्रीकल्चरल सिस्टम है। अगर पॉपुलेशन बढ़ता है तो बहुत रिसोर्स कंपटीशन हो जाता है और जंग छिड़ना। ये हमेशा से अफगानिस्तान में रहा है। ठीक है, जब उन्होंने बहुत बड़े मॉन्यूमेंट्स या एम्पायर्स बनाए हैं
वो किस बेसिस पे बनाए हैं कि वो एक्सट्रैक्ट करें, अपने नेबर्स पे हमला करके एक्सट्रैक्ट करें. सो द सरप्लस इज अ लूटेड सरप्लस, इट इज नॉट अ जनरेटेड सरप्लस. ठीक है, इसको जर्मन में कहते हैं राउबेनवेयरशाफ्ट. राउबन माने रॉबरी वहीं से आया, रॉबरी इकोनॉमी. ठीक है ना. तो जो अलाउद्दीन खिलजी करता था, क्योंकि उसको इकोनॉमिक मैनेजमेंट तो पता नहीं, जंग आता था, इकोनॉमिक्स पता नहीं था. ठीक है ना. तो उसकी तरह था कि उनको कैंपेन्स करने पड़ते थे और जो एक्सेस था वो ले आके अपने पास रखते, इसलिए बार बार हमला करने आते थे, खत्म हो जाता था, इसलिए फिर से आ जाते थे. हमेशा से यही था, एक्सेप्ट फॉर द टाइम्स व्हेन इट वाज से पार्ट ऑफ हड़प्पा मोहनजोदारो, बिकॉज देन वो एक इकोनॉमिक कॉमनवेल्थ था जहां खाना जाता था और उधर से लापिस लजूली और चीजें उधर से एक्सपोर्ट होती थी. पार्टर सिस्टम, अ ट्रेड, अ कोऑपरेटिव इकोनॉमिक सिस्टम, अमूल की. और शायद वो कल्चर वाइज भी तो सेम ही होंगे ना उस समय तो. सिमिलर. उन दिनों में आइडेंटिटी इतना बड़ा चीज नहीं था. क्योंकि जो हम आजकल मानते हैं आइडेंटिटी, वो शायद 500 साल पहले भी उतना आइडेंटिटी ये अड़ा हुआ नहीं था. सो अफगानिस्तान हमेशा से ऐसा वाला सोसाइटी था. अब अगर आप एक ऑलमोस्ट एक नोमैडिक, नॉट नोमैडिक बट अ पैस्टरलिस्ट सोसाइटी. तो एवोल्यूशन क्या होता है? पहले नोमैड्स होते हैं कि आपको एग्रीकल्चर नहीं आता है, आप घूमते हैं. दूसरा होता है पैस्टरलिस्ट सोसाइटी, यानी कि आपको थोड़ा सा एग्रीकल्चर आता है पर आपका लैंड इतना सस्टेन नहीं कर सकता है, तो आप काफी ये बकरे, गाय, भेड़ चराते हो और वो भी काफी सारा खाते हो आप, वो गाय भेड़ जो भी आप चराते हो. और तीसरा है फुल्ली सेडेंटरी एग्रीकल्चर, क्योंकि आपको एग्रीकल्चर आ गया है, आपका जो लैंड है बहुत अच्छा लैंड है, तो आपको काफी सारा इसमें से अनाज मिल रहा है, तो आप इन्वेस्टेड हो इसमें, इसीलिए आप दूसरे जगह नहीं जाओगे. तो वो एक किस्म से पैस्टरलिस्ट सोसाइटी है. और उसमें आप सडनली जो हमेशा जो 7वें सेंचुरी से चेंज ही नहीं हुआ है, और सडनली आप जाके बोल रहे हो, सोवियट्स जाके बोल रहे हैं हम इसको मॉडर्न सोशलिस्ट रिपब्लिक बनाएंगे, और अमेरिकन जाके बोल रहे हैं हम आपको फ्रीडम और डेमोक्रेसी देंगे और विमेन्स राइट्स देंगे. तो अफगानिस्तान दूसरों के तियापा का विक्टिम हुआ है. दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ Afghanistan is paying the price for the of others. लेकिन आप कह रहे हो कि इस शहरों में अभी भी गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है वो बना रहेगा. वो बना रहेगा, वो कोई चेंज नहीं होने वाला है अभी. और चेंज जब होगा जब अमेरिकन एयर सपोर्ट बंद कर दे, अच्छा, पाकिस्तान पे दबाव बंद कर दे और अफगानिस्तान को पैसा देना बंद कर दे. लेकिन एयर सपोर्ट तो मेरे ख्याल से बंद नहीं होने वाला है. और रशिया भी नहीं चाहेगा कि बंद हो. वो पता नहीं है, क्योंकि जो पुतिन का जो अफगान पॉइंट पैन है, उसका नाम है जमीर कबूलव. अच्छा. जैसे कोई अखंड तुमने देखा नहीं होगा. अच्छा. आईएसआई का रखेल है. अच्छा. है ना. और हिंदुस्तान को भी पता है कि वो आईएसआई का रखेल है, पर पुतिन को नहीं पता है कि वो आईएसआई का रखेल है. इसमें क्या होता है कि वो बहुत पाकिस्तानियों के साथ काम करता है. उसने, आप इमेजिन अ रशियन नेगोशिएटर, रूस जो हमारा दोस्त है, उसका बंदा बोल रहा है कि अफगानिस्तान का जो सोल्यूशन है कश्मीर है. आप कश्मीर का समाधान कर दो तो अफगानिस्तान का समाधान हो जाएगा. वो इसलिए हो जाएगा, इंडिया को दे दो तो हो ही जाएगा ना. हाँ, इंडिया को दे दो तो हो जाएगा. हाँ, हो जाएगा. फिर क्या दिक्कत है? हमको तो अच्छा ही है. तो ये जो ये लोग हैं ना, तो उसमें भी काफी सारा ये है. पर इसमें अच्छी बात क्या है कि पाकिस्तान और चीन के बीच जो कंपटीशन है, क्योंकि पाकिस्तान पहले तो बोल रहा था हमको सीपेक चाहिए, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर. अब हर चीज इस्तेमाल कर रहे हैं सीपेक को रोकने के लिए. क्यों? क्योंकि अगर चाइनीज इन्वेस्टमेंट आ गया तो जो एक फ्यूडल को क्या कहते हैं हिंदी में, छोड़ो, जो फ्यूडल सोसाइटी है वो खत्म हो जाता है. जो तानाशाही है वो जो खत्म हो जाता है, क्योंकि लोगों के पॉकेट में जब पैसा आना शुरू हो जाता है ना, तब तानाशाही चलता नहीं है. तो अब वो चीनियों को आने देना नहीं चाहते हैं, तो और वो अफगानिस्तान को चाहते हैं. अटैक्स हो रहे हैं चाइनीज पे, प्रोजेक्ट्स पे,
तो ये लोग तो बोल रहे हैं कि इंडिया करवा रहा है। अरे खुद करवा रहे हैं ISI। आर यू श्योर? अरे आई एम नॉट सेइंग इट, आप जाके चाइनीज लैंग्वेज जर्नल्स पढ़ लो, वही बोल रहे हैं। वही बोल रहे हैं जो उन्होंने अमेरिका के साथ किया था। अमेरिका पे कौन सा ये अटैक कर रहा था बिना पाकिस्तान के सपोर्ट पे? चाइना को भी यही कर रहे हैं। तो मतलब ये अमेरिका को खेल गए और अब चाइना को खेल रहे हैं। अब चाइना को खेल रहे हैं। शातिर तो हैं पाकिस्तान वाले। और मेरे को क्या ये लग रहा है कि ये कितने लोगों को क्या बनाने ये मायर है। लेकिन वही है ना, जरूरत होती है तभी बना पाते हैं ना। अब चाइना को इनकी जरूरत पड़ रही है तो क्या करे बेचारे। अब पाकिस्तान का क्या प्लान है कि वो सीपेक को रोक के अगर अफगानिस्तान पे कब्जा कर दिया, सो देयर इज अ रिपोर्ट दैट सेज कि अफगानिस्तान इज सिटिंग ऑन $3 ट्रिलियन वर्थ ऑफ न्यू एज मिनरल्स, यानी कि जो कंप्यूटर इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन पे जो मिनरल्स चाहिए होती है, जो आपके फोन्स और टीवीज और इसमें जाती हैं, चिप्स में जाती हैं, उसमें 3 ट्रिलियन का संपत्ति पड़ा हुआ है खुदा हुआ जमीन के नीचे। तो पाकिस्तान का क्या है कि अगर उसने अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया है, वो सऊदी अरेबिया की तरह हो, उनको अपना इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, अपना सोशल प्रॉब्लम्स जो सोशल प्रॉब्लम्स को क्या कहते हैं, सामाजिक दिक्कतें वो सॉल्व नहीं करेगा। सऊदी अरेबिया बन के ये सब मिनरल्स को बेचते रहेगा, उसके पैसे से सब कुछ चलाएगा। लेकिन एक इंडिया के नज़रिए से अगर देखें तो वहाँ पे क्या है कि रूरल एरिया में भी अगर मान लो तालिबान का प्रभाव बढ़ता है, और बेशक जो अफगान गवर्नमेंट है वो शहरों तक लिमिटेड है, तो हमारा तो दो लोगों से डील करना पड़ेगा ना। और उसमें भी क्या है कि तालिबान वाले भी तो अलग अलग सेक्शंस हैं। देखो क्या प्रॉब्लम है, जो रूरल हैं वो एक दूसरे के बीच में लड़ रहे हैं, और वो कई सरकारों के पे हमला कर रहे हैं, क्योंकि सरकार आके उनसे टैक्सेस कलेक्ट करती है, या उनके जिंदगी में दखल करती है, या उनको कुछ पैसा या कुछ चाहिए, औरतें चाहिए, पैसा चाहिए, भेड़ चाहिए, बकरा चाहिए, पता नहीं क्या, गधा चाहिए, बैलगाड़ी चाहिए, पता नहीं क्या, उसके लिए ये कर रहे हैं। इसमें से कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको पाकिस्तान ने पाल पोस के रखा है, या तो धमकी दे के रखा है, या तो हॉस्टेज लेके रखा है। क्योंकि मैं कई सारे तालिबान कमांडर से मिल चुका हूं, एक भी तालिबान कमांडर ऐसा नहीं था जिससे मैं मिला हूं जो पाकिस्तान पे थूकता नहीं है। उसका प्रॉब्लम क्या है इंडिया के लिए? सब अच्छे सब अच्छा बोलते हैं तालिबान एक भी तालिबान ने इंडिया पे नहीं थूका। ठीक है, कंदाहार में दे डिड नॉट लाइक इंडियंस, दिस वाज वन थिंग, पर घोर गजनी में दे लव इंडियंस। तो ठीक है, और उनका जो मतलब है वो बस घोर से है, गजनी से है। आप अगर पूछोगे कि घोर में जाके अगर पूछोगे भाई गजनी में क्या हो रहा है, या गजनी में जाके पूछोगे कि भाई घोर में क्या हो रहा है, मतलब नहीं है। मेरा क्या लेना देना उससे, मेरा इससे ताल्लुकात है बस। ठीक है ना, हम ये समझते नहीं है। हमने वही मिस्टेक किया है जो अमेरिका ने वियतनाम के साथ किया था। उन्होंने क्या बोला था हो ची मिन को, आप कम्युनिस्ट हैं इसीलिए आप हमारे खिलाफ हैं, और आप रूस के सोवियत संघ के कठपुतली हैं। हो ची मिन ना ही तो सोवियत संघ का कठपुतला था, ना ही तो वो असली का कम्युनिस्ट था, पर फिर डाल के बॉम्ब किया उसे। वही है ना, अमेरिका वाले जैसे बोलते हैं कि दे हेट अस बिकॉज़ वी हैव फ्रीडम्स। सो टू बी फेयर अमेरिका ने ये गलती बहुत जल्दी से मान ली थी। 2006, 7, 8 के अंदर उन्होंने ये गुड तालिबान बैड तालिबान का फॉर्मूला डिस्कवर कर लिया था कि आप अच्छी तालिबान हो, आप हमारे साइड में आ जाओ, क्योंकि आप वैसे भी एक दूसरे को लड़ते रहोगे और एक दूसरे को ये करते रहोगे, तो हम आपको पैसा देंगे करने के लिए, आप क्यों पाकिस्तानी के लिए काम? पाकिस्तान ने बोला नहीं, ये वही तो बोल रहे हैं कि देयर इज नो सच थिंग एज गुड तालिबान बैड तालिबान, व्हिच इज अ वेरी स्टूपिड थिंग टू से। अगर आपके पास इतना गुडविल है इंडिया के लिए और पाकिस्तान के लिए नहीं है, तो कम से कम उसको यूज करना चाहिए तो ना। करो ना, उसको पैसे देके, चाहे पाकिस्तान में डिस्टरबेंस करना। आपके पास टीटीपी जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, यही प्रॉब्लम है। मैं रहता हूँ जो हिंदुस्तान का जो ह्यूमन रिसोर्स डेफिसिट है इतना घटिया क्वालिटी का है, आपने क्यों नहीं रिसर्चर्स भेजे हैं ग्राउंड पे टू फाइंड आउट व्हाट द हेल इज हैपनिंग? आप कोई भी थिंक टैंक का ये देख लीजिए, कोई भी हिंदुस्तानी थिंक टैंक जिसने अफगानिस्तान पे लिखा है देख लीजिए, उधर किन सब लोग अफगानिस्तान गए हैं, वो क्या करते हैं, अमेरिकन रिपोर्ट्स पढ़ते हैं,
जो अमेरिकन थिंक टैंकर्स गए हैं, और वो थिंक टैंकर्स क्या हैं, इतने गोरे हैं कि वो काबुल में लैंड करके वेयर्स माय बीफ बर्गर करके ये करेंगे, गोरे साहिब की तरह उनको हाथी में जाके सबका वो महाराज आए हैं ऐसे करके ये एक्सपेक्टेशन है। नहीं तो फिर आर्मर्ड कॉलम में जाएंगे, कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, वो उन्हीं लोगों से मिलेंगे जो अफगान सरकार उनको मिलाना चाहती है और अपना ये स्पिन देना चाहती है, उन्हीं लोगों से मिलके आएंगे, फिर वो रिपोर्ट लिखेंगे और वो रिपोर्ट हमारे लोग पढ़ के फिर उसका कोई टिप्पणी बना के खुद अपना रिपोर्ट बनाते हैं। मैं ये इससे जुड़ा हुआ ये सवाल था कि अगर भारत चाहे तो क्या तालिबान, जो पाकिस्तान में तो थोड़ा सा इन्फ्लुएंस है इंडिया का, तहरीक तालिबान ऑफ पाकिस्तान उस पे तो है, क्या अफगानिस्तान वाले तालिबान को यूज करके, फैक्शंस को यूज करके पाकिस्तान में या चाइना में कुछ किया जा सकता है? जो किया जा सकता था उसका अब विंडो खत्म हो गया। अच्छा, क्योंकि अब इट इज नाउ तालिबान वर्सेस द गवर्नमेंट, बिकॉज ऑफ द वे जो ये सब पैसा बनाना चाहते थे ये लोग, तो उनको आपने पैसा बनाने दिया, या तो घानी या तो ये करजाई, जो एक्चुअली समाधान कर सकते थे, जो बहुत ही नास्टी लोग थे वैसे, जो नास्टी मानते हैं। अशरफ घानी भी करप्ट फेलो, जैसे अमरुल्ला साले या अब्दुल रशीद दोस्तम या अब्दुल्ला तो आपने या तो इलेक्शन हरवाया या कुछ सपोर्ट नहीं किया। आपको ये समझना है कि इफ दीज पीपल वे ब्रूटल, दे आर ब्रूटल बिकॉज दे अंडरस्टैंड अफगान सोसाइटी। अफगान सोसाइटी में क्या है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, बस एक क्लासिक जिसकी लाठी उसकी भैंस सोसाइटी है। उसमें जाकर आप ह्यूमन राइट्स, औरतों की सम्मान कीजिए, अपने बेटी को मुक्का मत मारिए, अतिथि देवो भवा, वासुदैव कुटुंबकम, ये सब सुनाते रहोगे तो आपके वो जो लाठी जिसका भैंस है ना, वो लाठी आपके अंदर जाए। अभी जाना है तो आखिरी सवाल पूछते हैं चाइना के बारे में। हर महीने, हर 2-3 महीने में, या अब तो हर हफ्ते में कुछ ना कुछ खबर आ जाती है पेपर में कि भैया इधर घुस गए, उधर घुस गए, यहाँ पे टेंट लगा लिया, इंडिया में आके इतने किलोमीटर में आ गए। कहाँ पे हैं भाई चाइना वाले? देखिए, जहां चाइनीज 2013 में थे, 2012-13 में थे, उधर ही हैं अभी भी। ठीक है, 2012-13 से जहां तक हम बोल सकते हैं सैटेलाइट इमेजरी से, वो अंदर नहीं आ पाए हैं। बस एक जगह में हमने देखा है, वो अरुणाचल में, जहां वो 2-3 किलोमीटर, 2-3 या 4-5 किलोमीटर अंदर आ गए थे, और वो भी भारी मात्रा में नहीं आए थे। कुछ आके थोड़ा कैंप सेटअप किया था, पर वो भी थोड़ा रफ कैंप की तरह लगता है। पर ये लोग क्या किए जा रहे हैं, क्योंकि जो एडिटर लोग हैं वो कहानी चलाना है, उनको वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना सेंसेशनलिस्ट कहानी होगा उतने ज्यादा हिट्स पड़ेंगे या कॉपी सेल्स होंगे। वो ये भी नहीं चाहते हैं कि जो भी कॉरेस्पॉन्डेंट ये कहानियां फाइल करें वो कोई इमेजरी के साथ वेरिफिकेशन या कोरॉबोरेशन फाइल करें। तो आप ये मेरे को बता दीजिए, जो ये सब कॉरेस्पॉन्डेंट्स को जो टिप ऑफ्स मिल रही हैं, चाइनीज 5 किलोमीटर अंदर आ गए हैं, ये वो डा भाई, तेरे आर्मी में ये सब झगड़ा फगड़ा लेने का ये मोबाइल फोन कैमरा है, पर ये जो चाइनीज अंदर आए हैं उसका लेने का कैमरा नहीं है क्या? है? अभी तक आप वो तो सैटेलाइट इमेजरी में दिख जाना चाहिए ना। अरे दिखता है, जब हमने वो गालवान का जो इमेजरी देखा था उसमें तो हमको क्लियर उनके लेबल्स दिखाई दे रहे थे क्या है। ठीक है, तो इतना अच्छा सैटेलाइट इमेजरी मिलता है आजकल, पर वो कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे। और गलवान में तो इंडिया वाले उनके उसमें गए थे बॉर्डर। हाँ, हम उनके इधर घुस के गए थे मारने के लिए। तो जब बोलते हैं घुस के मारा, असली में हम घुस के मारे चाइना वालों को। राफाल का भी अफवाह फैलाया था, गलवान का भी अफवाह फैलाया। अभी तक आप डिमांड करो व्हाट इज द प्रूफ, आपके एडिटोरियल बोर्ड का गुड फेथ बेसिस क्या था इस पे ये चलाने का। दे विल नॉट गिव यू एन आंसर। और ये देख लीजिए, जब एक जो हिंदू के एडिटर थे
उन्होंने 3 दिन के लिए फ्रंट पेज में ये चलाया कि ये भ्रष्ट था ये डील, इसमें हमारे पास सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स थे। वो तो मैंने ट्विटर थ्रेड किया था कि वो डॉक्यूमेंट कैसे मैनिपुलेट किए गए थे। बिल्कुल। हिंदू के पूरे एडिटोरियल बोर्ड को ये पता नहीं था कि डॉक्यूमेंट मैनिपुलेटेड है। उनका फैक्ट चेकिंग का स्टैंडर्ड क्या है ना? और वो भी नहीं, जिस पेपर ने ये सब अफवाह फैलाए हैं, सरासर झूठ मैनिपुलेटेड डॉक्यूमेंट, उसकी एडिटर जाके मोदी जी उनको वासुदैव कुटुंबकम, सबका साथ सबका बकवास, हाँ अभी 2-3 दिन पहले अभी मिलके सबका साथ सबका बकवास किया। वैसे तो आप मोदी जी के खिलाफ बहुत बोलते हो, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी पे आप जहाँ पे चाइना की बात आती है वहां पे आपने बहुत अगर मोदी कुछ अच्छा करेंगे, मैं ये नहीं हूं कि जो भी मोदी करेगा वो तो बहुत संक्षिप्त में क्या अच्छा किया है 2014 से 2021 तक चाइना की को डील करने के लिए? पाकिस्तान को तो हमको पता है। हाँ, तो बहुत सारी चीजें की हैं। पहला तो इंफ्रास्ट्रक्चर है। क्या किया कि जब से 2019 में उन्होंने तो देखिए पहले, इसके पहले जो वो सिक्किम के पास जो हुआ था ना, क्या था वो डोकलाम में उस टाइम मैं एक ही ये बंदा था जो तिब्बत से रिपोर्ट कर रहा था। तो तिब्बत में 100 किलोमीटर, डोकलाम की 100 किलोमीटर अंदर तिब्बतन साइड से, चाइनीज साइड से मैं होके आया उधर। जो सब बकवास इधर फैलाया जा रहा था कि उधर चाइना इतना सारा ये ला क्या है, पीछे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ठीक है, उनके शिगात्से में, लासा में जो आर्मर और ट्रक्स और वो सब थे ही नहीं फॉर आर्मर्ड ऑफेंसिव और एनीथिंग लाइक दैट। तो कुछ था ही नहीं उधर उस टाइम पे। और फिर वुहान में जो भी उन्होंने गेन्स किया था ऑन लैंड डोकलाम में, क्योंकि डोकलाम में मैं आपको बता सकता हूं कि जब मैं बीजिंग गया था उसी विजिट पे, को पता नहीं था कि भाई हिंदुस्तान ने किया क्या है। अच्छा। हमने सोचा था हम हमेशा यही करते आते हैं और हिंदुस्तानी हमको करने भी देते हैं। इस बार क्या हुआ कि हम इतना genuinely did not understand. So for the first time in almost 30-40 years we had them on the back foot. और वो वुहान में जाके हमने पता नहीं क्या हुआ वुहान में, फिर उन्होंने वो रास्ता कंप्लीट कर दिया। भूटान की भी तो भूटानी लोग भूटान में सब ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस के बारे में बात करते हैं। कोई भी बात नहीं करना चाहता है कि वो अपना 1/4 पॉपुलेशन को उतने एथनिक क्लेंस करके बाहर भेजा दिया है। 2% का घटिया स्टेट है। अगर आप राजा बहुत डेमोक्रेट बनते फिरता है, कुछ डेमोक्रेसी नहीं है। राजा के खिलाफ कुछ बोलो, देखो कब तुम्हारी बीबी बच्चे जिंदा रहेंगे कि नहीं करके, चुपचाप से किया जाएगा। वो बोलेंगे ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस, वो बहुत खुशी से पहाड़ से गिर गए और महाराजा की जय बोलते बोलते पहाड़ से गिर गए। वो राजा भी है, उसके मंत्रीगण भी हैं, वो एक पूरे स्थान है, क्या नहीं है, स्थान है। तो एक डोकलाम हो गया। और चुतान और सिक्किम के बीच वो जो हुआ था, भाई एडिट कर दी तो छोड़ दो इसको। हाँ जो भी है तो उधर हुआ, they learned the lessons कि वुहान में हमने कुछ गलती कर दी। क्या गलती कर दी हमको अभी तक पता नहीं है, बट they learned the lessons. So 2019 में जैसे ही स्वेरिंग इन हुआ मोदी को, इतना सारा उधर इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बिल्ड करना शुरू कर दिया। आफ्टर इलेक्शन, immediately after the election. It started sometime before the election but continued, really picked up pace after the election. ठीक। और लोग मानते हैं कि हम ही हमने अब तक समाधान नहीं किया है चीन के साथ। क्यों हमने समाधान नहीं किया है? क्योंकि हम इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना चाहते हैं, चाइना का इक्वल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करके बोलेंगे अब स्टेटस को बनाते हैं। तो जो मैंने अपनी बना दिया है वो यहाँ रहेगा, आप ज्यादा नहीं बनाओगे। तो उनका मेन डिमांड यही है कि तुम ये रोड सब रोको। हाँ। और हम बोल रहे हैं नहीं रोकेंगे। तो हमारे ही एडवांटेज में है कि ये चलता रहे जब तक हमारे रोड फोर्ट सब बन के खत्म ना हो। रोड, एयरपैड जो भी बन रहे हैं, टनल्स जो भी बन रहे हैं, और असली में जब हम सैटेलाइट में देख रहे हैं इतने शानदार बन रहे हैं कि मैंने ऐसे इतने जल्दी बनते हुए हिंदुस्तान में देखा नहीं। तो ये डोकलाम के पास नॉर्थ ईस्ट में या लद्दाख में? पूरे में। अरुणाचल में नहीं हो रहा है, बट एवरीवेयर एल्स दैट आई एम सीइंग इट्स हैपनिंग वेरी वेरी रैपिडली। दिस इज वन वेरी गुड थिंग दैट हैपेंड। सेकंड गुड थिंग दैट हैपेंड वाज उन्होंने जो पाकिस्तान के खिलाफ जो रिस्पांस था उसको एयर सेंट्रिक बना दिया। एयर सेंट्रिक मानी क्या होता है? देखिए, अगर आप एक लड़ाई जीतना चाहते हैं, आपने मेरे पे वार करो हाथ से, हाँ
तो मैंने भी ऐसे ही कर दिया। हम ऐसे एक दूसरे को थप्पड़ कबड्डी की तरह थप्पड़ मारते रहेंगे और टेरिटरी का तो कुछ होगा नहीं। अगर मैंने आपको मार के आपको वो आपका वो माइक छीनना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, चुपचाप से आपके पीछे से आके आपके पीठ के अंदर खंजर मारना पड़ेगा। हम कभी भी नहीं करते थे, क्योंकि इसे कहते हैं फोर्स ऑन फोर्स, आर्मी पे आर्मी इस्तेमाल किए जाओ, तोप पे तोप, बंदूक पे बंदूक। हमने क्या किया, जब वो पुलवामा सुसाइड अटैक हुआ था, पहली बार हमने अपना एयरफोर्स लेके उस स्टेशन को नहीं मारा था जहां से अटैक प्लान हुआ था, हमने डीप नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के अंदर बालाकोट को मारा था। पाकिस्तान प्रॉपर। और उसमें वैसे वो पाकिस्तान नहीं, वो अफगानिस्तान है, लेट अस बी क्लियर अबाउट इट। I don't accept Northwest Frontier Province as a part of Pakistan. It is a part of Afghanistan in my opinion. But ठीक है, मान लो पाकिस्तान का पार्ट है, तो उधर मारा था। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जो उधर जो टेररिस्ट थे वो एक किस्म से मास्टर्स क्लास इन टेररिज्म था। MA टेररिज्म का दिल्ली PhD स्टूडेंट थे। तो आपने क्या किया, उधर ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम को मार डाला। और अगर आपने सब अध्यापकों को मार डाला तो अगली जनरेशन की जो टेररिस्टों के नाजायज औलाद होंगे उनको कौन पेशा सिखाएगा, खानदानी पेशा। तो आपने उनको 5 साल आपने पीछे कर दिया है उनके टेररिज्म के प्लान्स में। तो ये भी बहुत अच्छा चीज हुआ, ठीक है ना। पर इसमें प्रॉब्लम क्या है कि डिसीजंस इतने पर्सनलाइज होते हैं कि आपको पता नहीं है कि कब फुल 180 डिग्री टर्न होगा। जैसे कि चिदम्बरम ने जो बलूचिस्तान में जो ये था, इंसर्जेंसी था, उसको बहुत अच्छी तरह से बढ़ावा दिया था। जैसे ये सरकार ने 2014 में लिया, एकदम खत्म कर दिया। अब क्यों खत्म किया ये मैं जानता नहीं, लेकिन वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल तो बोलते थे कि मेरे को पता नहीं किसने करवाया, पर डेफिनेटली ये PMO से ही हुआ है। और तो देखिए, जहां इनको गाली देना पड़ेगा मैं इनको गाली दूंगा, और जहां इनको सराहना करना पड़ता है मैं इनकी सराहना करूंगा। पर अगर आपके 90% डिसीजंस घटिया हैं तो 90% ऑफ द टाइम मैं तो आपको गाली ही देते रहूंगा, ठीक है ना। मैं तो ये नहीं बोल रहा कि गोधरा में आपने कोई खून किया था, वो किया था। मैंने कभी नहीं माना है कि दे आर एवर गिल्टी ऑफ एनी ऑफ दैट नॉनसेंस, ठीक है ना। द ओनली थिंग आई होल्ड देम गिल्टी ऑफ इज एक्यूट स्टुपिडिटी। इकोनॉमी में आप इसेंशियली आप क्या हैं, टू आई डोंट नो हमारे व्यूअर्स अगर स्टार वॉर्स देखते हैं, नहीं देखते होंगे, या कुछ लोग तो देखते ही होंगे। डिज्नी, मैं भी नहीं देखा है स्टार वॉर्स। डिज्नी, अच्छा। ये क्या है कि ये लोग सर्च कर लेंगे भाई, पढ़ाओ लोगों को, ठीक है, यू आर अ टीचर। ये क्या है कि असली में जो ये बीजेपी का सरकार है, ये डैफी डक है, डैफी डक या डोनाल्ड डक है, बतख की तरह करके उल्लू के पट्टे की तरह घूमता है। ये ऑपोजिशन ने क्या किया, ये जो सब पत्रकार थे उन्होंने इनको डार्थ वेडर बना दिया। एकदम जो रास्ते का जो लफंटर था उसको बहुत ही क्रिमिनल मास्टरमाइंड की तरह उसको मोगैम्बो बना दिया। असली में ये अभी भी रोड साइड का लफंटर लोग हैं, और इन लोगों ने अपना पेशा, क्योंकि इनका धंधा ही इनको मोगैम्बो की तरह दिखाने का है, वो अब मान नहीं सकते हैं कि ये मोगैम्बो नहीं है, ये रोड का पिक पॉकेट को क्या कहते हैं, पॉकेट कटा, जेब मार है। बस स्टैंड में जो जेब मार होते हैं ना, ये वे उस कैलिबर के लोग हैं। कौन? ये जो सरकार है। सरकार में कौन? सरकार कुछ लोग अच्छे भी होंगे, कुछ लोग खराब भी हाँ होंगे। पर मैं अगर वो अच्छा बुराई करूंगा तो वो फिर अच्छे लोग फिर मेरे को कॉल करके बोलेंगे तूने क्यों मेरे पे तूने टारगेट पेंट कर दी। अब तक 7 साल में आपने एक भी मीडिया नैरेटिव देखा है जो बीजेपी जीत पाई? बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। आपको यही जानना चाहिए कि जो बहुत सिंपल सा एक उदाहरण देता हूं, तवलीन सिंह का बेटा आतिश तसीर, उसने एक काफी अच्छा पीस लिखा था टाइम मैगजीन में जो एक्चुअली मोदी की सराहना कर रही थी। अच्छा। पर जिस
ने उसको पढ़ के जो उसको संक्षेप करके प्रधानमंत्री को दिया, उसने उसको इतनी उसकी अंग्रेजी की नॉलेज ही इतनी कम थी, या तो अंग्रेजी की नॉलेज कम थी या तो फिर उसका विनाशकारी विपरीत बुद्धि केस था। उसने लिखा इसने कितना घटिया घटिया बोल के रखा है आपके बारे में, ये कवर देखो, डिवाइडर इन चीफ। अब देखो, मैं एक स्तंभ लेखक हूँ, मैं बस जो स्तंभ में आता है वो कर सकता हूँ, जो हेडलाइन है वो हमेशा एडिटर डिसाइड करता है। अब फिर उस लड़के पे बरसनी शुरू करोगे, आप कैसे मीडिया को कैप्चर करोगे अगर जिस ने आपको मीडिया रिलेशंस का इंचार्ज बना के रखा है वो एक अच्छे सराहनेदार वाले पीस को एक हमला मानता है। लेकिन वो फिर अब उनकी सिचुएशन देखो ना, आतिश तशीर की देख लो या उसकी नहीं उसके बाद क्या वो उसके बाद ठीक है। हाँ, उसके बाद ठीक है, अब ठीक है ना, सरकार ने मतलब अब तो यही कहेंगे ना सरकार वाले कि हाँ सही किया इनके साथ। हाँ, तो दिस इज पोस्ट फैक्टो जस्टिफिकेशन। जब किसी ने तुम पे हमला नहीं किया था, आपकी इतनी घटिया अंग्रेजी है, अरे मेरा कुत्ता भी आपसे बेहतर अंग्रेजी बोल लेता है यार। उसके बाद वो गुड बॉय माने गुड बॉय समझता है, अपना पूंछ हिलाता है, बैड बॉय माने थोड़ा डर जाता है। ये बात ठीक है। अब अरुण शौरी की बात है, जैसे हाँ, वो पहले 2014 में अक्टूबर नवंबर तक भी प्रेज करता था, लेकिन उसका जब उम्मीद खत्म हो गया कि अभी सरकार में कुछ नहीं मिलेगा तो वो उसने बोलना शुरू कर दिया खिलाफ। कम से कम यही समझ में आता है। हाँ, वो कहते हैं कि मेरे को कोई आशा नहीं थी, मिनिस्ट्री नहीं चाहिए थी, फलाना। बिल्कुल, ये मैं नहीं मानता हूँ, ठीक है, उनको जरूर कोई आशा थी। यशवंत सिन्हा का भी ऐसे ही हुआ। बिल्कुल। तो ये लोग इस चीज से सीखते हैं ना कि यार किसी को ट्रस्ट कैसे करोगे आप जब आपके पास ऐसे लोग हैं जिनको कुछ देते रहो। तो मैं लेट मी पुट दिस टू यू एज अ काउंटर पॉइंट। जो भी बहुत ही इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो एम्बिशियस होते हैं। अगर आप एम्बिशन को फीड नहीं करोगे तो आपके पास अच्छे लोग कैसे आएंगे? आपके पास फिर सड़क छाप और पॉकेट जेब काठी आएंगे ना। सो गवर्नमेंट इज नॉट अ मैरिज। आई एग्री। राम को हर हक था कि तुम अग्नि परीक्षा करो, पर भाई तुम क्या है, आपने माधवराव सिंधिया को मंत्री बना दिया, उसके बेटे को। हाँ सॉरी, हाँ वो बेटे का नाम क्या है? स्टक इन 80s। हाँ, अरे मैं 40 साल का हूँ। ज्योतिरादित्य। हाँ, उसको बनाया है। अलग अलग पार्टी से आने वालों को बनाया है। एक फॉरेन सर्विस में था, उसको आपने फॉरेन मंत्री बना दिया है। उस टाइम लॉयल्टी कहाँ गया आपका? लेकिन हेमंत दा जैसे लोग भी आ जाते हैं कभी कभी। अच्छे लोग। और देखिए, जो कांग्रेस से आए हैं वो मोस्ट एफिशिएंट होते हैं क्योंकि कांग्रेस को बहुत अच्छा ये था, ये जो तो भी कांग्रेस में अच्छा था, सरकार चलानी आती है उनको, तो सरकार चलानी आती है, मुझको को तो आती नहीं है। अब क्या करेंगे? तो इसमें बहुत सारे, देखिए, ये समझते हैं कि बस आपने मोदी के खिलाफ बोल दिया तो नहीं, मेरा विचारधारा का सपोर्ट है, इंडिविजुअल का सपोर्ट नहीं। बहुत क्लियर हूं मैं। और आपका क्लियर है ना, यू आर लॉयल टुवर्ड्स आइडियोलॉजी। करेक्ट। नॉट एनी पर्सन, नॉट एनी इंस्टीट्यूशन। करेक्ट। ठीक है। उन लोगों का ऐसा नहीं है ना, दे वांट टू बी लॉयल टू पर्सन, दे आर नॉट लॉयल टू देयर ओन आइडियोलॉजी। तो फिर आपके और गांधी खानदान के चटोरों में आप डिफरेंस क्या है? नहीं, वो गांधीओं को अपने पर्सनल लोग चाहिए ना, चाटने वाले। हाँ, तो इनको लोगों को तो यहाँ भी लॉयल्टी का टेस्ट तो अब इज नॉट आइडियोलॉजिकल लॉयल्टी, इट्स पर्सनल लॉयल्टी। हो सकता है। नहीं, तो बीजेपी में कौन सा आइडियोलॉजिकल लॉयल्टी है? हाँ, जहां तक पॉलिटिशियंस की बात आती है वहां पे तो सबको कोटा दिया जाता है कि प्रधानमंत्री ने क्या ट्वीट किया वो आप रीट्वीट करेंगे और टिप्पणी मार के ट्वीट करेंगे, तो ठीक है। जो एक और ये बुरी बात भी नहीं है, पर प्रॉब्लम क्या होता है कि व्हेन यू हैव एन ऑटोक्रेटिक सेटअप, ऑटोक्रेट्स कैन बी वेरी गुड इफ द मैन ऑन द टॉप इज वेरी कॉम्पिटेंट। ठीक है, तानाशाही नहीं होता है वो। ऑटोक्रेसी को क्या, तानाशाही बहुत हार्श वर्ड है, क्योंकि डिक्टेटरशिप, मोदी इज नॉट ए डिक्टेटर बट ही इज एन ऑटोक्रेट। तो इसमें क्या होता है, लेकिन लोगों को इससे कोई दिक्कत नहीं है। जब शाह अच्छा होता है तब सब चीज अच्छी चलती है, अगर ली कुआन यू की तरह हुआ। पर अगर वो इदी अमीन की तरह निकला तो आपको क्या आएगा? और जी जिनपिंग
आप उनको बुद्धू बोलते हो? हाँ, मैं हमेशा से बोले आ रहा हूँ कि मोदी का सबसे बड़ा जो खुदा दुनिया ने का कहो, दुनिया का। जो मोदी को खुदा ने सबसे ज्यादा गिफ्ट दिया है वो दिया था राहुल गांधी। हाँ। कि ऐसे अगर मेरा दुश्मन इतना उल्लू का पट्टा है तो मैं हजारों इलेक्शन जीत सकता हूँ, अश्वमेध यज्ञ करके जीतते रहूंगा, जीतते रहूंगा, जीतते रहूंगा। वैसे ही भारत का सौभाग्य है कि शी जिनपिंग जैसे उल्लू का पट्टा चीन का राष्ट्रपति बना। उल्लू का पट्टा क्यों है वो? उल्लू का पट्टा क्यों है? क्योंकि सब दंग शाओपिंग से सब लोगों ने, जो भी चीन के राष्ट्रपति थे, उन्होंने एक चीज बहुत क्लियरली समझ लिया था कि हम सोवियत यूनियन की तरह स्टूपिड इकोनॉमिक्स नहीं करेंगे। शी जिनपिंग इज रिपीटिंग ऑल द मिस्टेक्स ऑफ द यूएसएसआर। जो भी सोवियत संघ ने किया था, ओवर स्पेंडिंग, नो इकोनॉमिक कनेक्शन बिटवीन अर्निंग एंड स्पेंडिंग, बैंकरप्ट होने का, सब कुछ ये बंदा किया जा रहा है। क्लासिक केस कंस्ट्रक्शन। सीपेक का अभी तक आपने एक इकोनॉमिक प्लान देखा है? नहीं। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखा है? नहीं। जो भी वो किए जा रहे हैं बाकी इसमें वन बेल्ट वन रोड या बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, अभी पता नहीं उसका अगला नाम क्या होगा, प्रोजेक्ट एंड मीडिया मैनेजमेंट है ये सारा। हाँ सब, पर जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ, आपने अभी तक एक फीजिबिलिटी प्लान या प्रोस्पेक्ट देखा है? नहीं। हम्बनटोटा पोर्ट में अभी भी प्रॉफिट हो रहा है? नहीं। हाँ, तो ये जो टेक इंडस्ट्री के खिलाफ इसने एक्शन लिया है, बड़ी बड़ी कंपनियों को सबको लाइन पे ला रहा है। अलीबाबा, जैक मा को जेल में डाल दिया था या कहाँ पे गायब किया पता नहीं। तो देखिए, एक लेवल में मैं मानता हूँ कि बिग टेक को कंट्रोल करना चाहिए। जैसे अमेरिका में वो अब खुद का सरकार ही बन गया है, यानी कि अमेरिका में दो सरकार है, एक जो व्हाइट हाउस से चलाता है और एक जो पालो अल्टो से जो ये चलाते हैं, ये टेक लोग। पर उन जैसे लोगों को कंट्रोल करना चाहिए। इधर क्या था कि ये लोग पॉलिटिक्स में तो इंटरफेयर कर नहीं रहे थे, फिर भी कंट्रोल कर दिया। क्यों? क्योंकि आपको कंट्रोल चाहिए, वही ना। सो देयर इज गुड कंट्रोल एंड देयर इज बैड कंट्रोल। इट्स नॉट फॉर एंटी ट्रस्ट। एग्जैक्टली। ये तो बस अपना कंट्रोल करना है उसको, इसलिए कर रहे हैं। बस ये उसको लगता होगा कि ये ज्यादा लोग इनके पास हो गए हैं, एग्जैक्टली, एज अ कंज्यूमर। एग्जैक्टली। और कहीं ना कहीं इसकी पावर को इरोड कर सकते हैं लोग। चलिए अभिजीत, बहुत बहुत अच्छा लगा और आगे फिर से मिलेंगे जल्दी। धन्यवाद। राम लल्ला की श्री।